ये क्या हो रहा है? चैट दिखा देना। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं आप लोगों का फिर से वापस से एक बार स्वागत करती हूं हमारे अशोका बैच में सर्विंग सब्जेक्ट के साथ। वेरी गुड इवनिंग। एक बार सब बता देना कि ऑडियो क्लियर है सभी को, ऑडियो क्लियर है सभी को। हेलो सौरभ, आनंद, हाय संजीत, हेलो अभिजीत, हाय चंदन, गुड इवनिंग। अच्छा, मैं ये मानकर चल रही हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और वेरी गुड। और हमने जो सुबह पढ़ा था उसको थोड़ा बहुत रिवाइज आपने ज़रूर किया होगा, आपके पास जो थोड़ा बहुत टाइम मिला होगा आपको। और जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लास से पहले एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि हमने क्या पढ़ा है इससे पिछली क्लास में, तो बहुत अच्छा रहता है। पुरानी चीज़ें सारी साथ साथ याद रहती जाएं तो बाद में रिवीजन करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है ना। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि मेरे जो पुराने कुछ लेक्चर्स है उसमें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन जो भी बोल सकते हैं उसमें आपने लिख रखा है कि मैम नोट्स को साथ साथ बनाइए। तो आज मैं अपना थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूंगी आपके अकॉर्डिंग। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होंगे उसमें साथ साथ नोट्स बनाना मुश्किल होगा उस पर्टिकुलर टाइम में, ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आज हम लोग जो पढ़ेंगे आप साथ साथ नोट डाउन करते जाना, क्योंकि देखिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम ने हमारी नहीं सुनी। आप में से आधे लोग चाहते हैं कि नोट्स को साथ में लिखना है, पूरी डेफिनेशन साथ में लिखनी है, और कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरा फॉर्मेट सही है क्योंकि उसमें नोट्स अच्छे से बन रहे हैं। अब मैंने आपको सुबह वाली क्लास में क्या कहा था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोग खुश रह सके, मतलब ऐसा बीच का कोई तरीका नहीं है कि सबको खुश कर सके, है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही मैं आपको डिलीवर करूं अपना लेक्चर। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सुबह की क्लास में हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लिया था और ये मानकर चल रही हूं कि वो चीजें जो है हमने मतलब आप लोगों को समझ में आई होगी। हेलो विमल, हाय, हेलो एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली क्लास का रिवीजन करवाऊंगी। और उससे पहले अगर मैं बताऊं आज की क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हमारी जो पहली क्लास रहने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हम सर्विंग, जो एक्चुअल में साइट पर जाकर हम इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाकर उसके साथ काम करेंगे। और सबसे पहले जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग बताया था, जब हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं अलग अलग, तो सबसे पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, चेन और टेप। ग्राउंड पे जाके सबसे पहला काम क्या करना है मैम, डिस्टेंस मेजर करना है दो पॉइंट्स के बीच में। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो आप चेन और टेप का यूज करते हो, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए, आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, चेन और टेप और उसका टाइप देखेंगे, और साथ साथ में देखेंगे कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज होती है जब हम चेन सर्वे करते हैं और हम टेप सर्वे करते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट्स बनाने में जिनको दिक्कत आ रही है, चलिए आज से हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं अपनी क्लास का पैटर्न। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम वैसे ही कंटिन्यू कर देंगे, है ना। मेन बात तो ये है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ मेन बात ये भी है कि आपका सिलेबस भी टाइम पे खत्म होना चाहिए, और ये भी मेन बात है कि वो सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए जो पेपर में आते हैं टाइम से। तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें चलना होगा। और आप लोग भी मैच्योर हो, आपको भी समझना पड़ेगा कि बीच में अगर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा पैरा लिखने में 15 मिनट लगा दूं। तो इतने समझदारी थोड़ी बहुत आपको दिखानी है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा थ्योरी होगी तो मैं बोल सकती हूँ 4 लाइन छोड़ के बाद में लिख लेना, मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम यहाँ पर लिख लें, ये तो चल सकता है। जो मॉर्निंग वाली क्लास है पहले मैं उसका रिवीजन करवाने वाली हूँ। जिन लोगों ने अटेंड किया था क्लास आप उसका आंसर करना, जिन लोगों ने नहीं किया था आप उसको रिकॉर्डेड देख लेना। उसका अभी वाली क्लास से कोई लिंक नहीं है, ये आपकी अच्छी किस्मत ही है कि जो सुबह वाली क्लास है अभी लिंक नहीं है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना, ठीक है। चलो, तो अभी हमने जो पिछली क्लास हुई थी इससे पहले उसमें हमने क्या डिस्कस किया था मैम, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्राफिकल स्केल के बारे में, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ग्राफिकल स्केल के बारे में। जो ग्राफिकल स्केल होता है ये हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर कोई एरर आ रहा है किसकी वजह से मैम, श्रिंकेज की वजह से, तो वो रिमूव हो सके।
एरर ड्यू टू श्रिंकेज जो है उसको हम लोग रिमूव कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या समझा था कि मैम श्रिंकेज से याद आया, श्रिंकेज फैक्टर किस किस टर्म का रेशो होता है? अगर हम बात करें श्रिंकेज फैक्टर किन दो टर्म्स का रेशो होता है? श्रिंकेज फैक्टर इज द रेशो ऑफ श्रंक लेंथ या श्रिंक लेंथ, जो श्रिंक हो गई है वो वाली लेंथ डिवाइड किससे कर दूंगी इसको मैं? ओरिजिनल लेंथ से, कि ओरिजिनली मैप की लेंथ कितनी थी और अब वो श्रिंक होके कितनी हो गई है। यहां से हमने क्या निकाला था? श्रिंकेज फैक्टर। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं मैम? श्रंक स्केल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्केल। मुझे बताइए श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती थी? श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू मैम हमेशा लेस देन 1 होती थी। तो हमने देखा था क्यों होती थी, वो भी हम लोग पूरा अच्छे से समझ चुके थे। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें करेक्शन लगानी है, या फिर मैं बोल सकती हूँ अगर मुझे करेक्ट लेंथ निकालनी है, अगर मुझे करेक्ट लेंथ निकालनी है किस वजह से? अगर मैप मेरा श्रिंक हो चुका है, मैप मेरा श्रिंक हो चुका है, तो करेक्ट लेंथ मैम कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे पास श्रंक लेंथ होगी, जो भी हमारे पास श्रंक लेंथ होगी, श्रंक लेंथ मतलब जो श्रिंक हुए हुए मैप से मैं डिस्टेंस मेजर कर रही थी, उसको किससे डिवाइड कर दूंगी? इसको डिवाइड कर दूंगी श्रिंकेज फैक्टर से। लेकिन यहीं पर अगर आप बोलोगे मैम, यहीं पर आप बोलोगे कि मैम आप इसमें आप ये बताइए कि ये तो हो गया मैम करेक्ट लेंथ, अगर हमें करेक्ट एरिया निकालना है, अगर मुझे करेक्ट लेंथ के बाद क्या निकालना है? करेक्ट एरिया निकालना है, तो इसी फॉर्मूला में क्या कीजिए? इसी फॉर्मूला में जो आपने श्रंक एरिया निकाला होगा, जो श्रिंक हुआ हुआ एरिया आपने निकाला है, उसको किससे डिवाइड कर दीजिए? श्रिंकेज फैक्टर के स्क्वायर से। याद हो रहे हैं थोड़े बहुत फॉर्मूलाज? जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा याद रहेंगे, है ना। फिफ्थ फॉर्मूला हमने क्या देखा था? अगर हमें करेक्ट लेंथ निकालनी है, लेकिन गलती किसकी थी? सुबह RDX आप क्लास में थे, अभी हो क्लास में, तो RDX की गलती को भावना ने करेक्ट किया था। तो गलती ये थी कि हम लोग जो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे उसके लिए स्केल हमने गलत पढ़ लिया था। स्केल गलत पढ़ने की वजह से जो एरर आ रहा था, तो करेक्ट लेंथ कैसे निकाली थी मैम? हमने ऊपर लिखा था रॉन्ग स्केल या फिर रॉन्ग RF डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल RF होना चाहिए था वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो ओरिजिनल RF होना चाहिए था वो डिनोमिनेटर में आएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारी मेजर्ड लेंथ थी। अब सुबह वाली क्लास में एक चीज जो मेरी स्लाइड में आपको दिखी होगी लेकिन मुझसे मिस हो गई थी, वो चीज मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ लोग एब्सेंट है। वो क्या था मैम? इसी फॉर्मूला में करेक्ट लेंथ की जगह अगर मुझे करेक्ट एरिया निकालना है, करेक्ट एरिया निकालना है, अगर आपने नोट्स देखे होंगे तो ये जो रॉन्ग RF और ओरिजिनल RF है ना, इसका रेशो का क्या कर देना है मैम? क्योंकि एरिया पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे। रॉन्ग RF डिवाइडेड बाय एक्चुअल RF और इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? मेजर्ड एरिया। सेम फॉर्मूला है, करेक्ट लेंथ का हमने क्वेश्चन भी किया था। अगर मुझसे एरिया का पूछा जाता है तो मुझे क्या करना है? इसका स्क्वायर करके मेजर्ड एरिया कर देना है। फिर हमने क्या पढ़ा था मैम? वर्नियर स्केल के बारे में, वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ा था कि लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? 1 मेन स्केल डिवीजन। बताते रहिए कमेंट सेक्शन में लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है? वेरी गुड, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। दूसरी चीज हमने यहाँ पर देखी थी कि वर्नियर में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्नियर आते हैं। तो डायरेक्ट वर्नियर के केस में ये सब आपको याद रहना चाहिए। अगर आप जैसे उस टाइम पढ़ा और एक बार अभी रिवाइज कर रहे हो, आधी चीजें याद हो जाएगी। तो डायरेक्ट वर्नियर के केस में n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर थे। अगर मैं रेट्रोग्रेड वर्नियर की बात करूं उसमें क्या होता था बताइए? रेट्रोग्रेड वर्नियर के केस में n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n+1 हो जाता था। और यहीं पर अगर मैं एक्सटेंडेड वर्नियर की बात करूं, यहीं पर अगर मैं एक्सटेंडेड वर्नियर की बात करूं तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होता था, है ना। और इन सभी का लीस्ट काउंट अगर मुझे निकालना है तो किसके बराबर है मैम? S/n करके इनका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो जो हमने सुबह की क्लास में पढ़ा था वो ये सारे फॉर्मूलाज थे और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। बहुत लो आ रही है यार वीडियो क्वालिटी का, तो मुझे पता नहीं बाकी लोगों को सही आ रही है क्या वीडियो क्वालिटी?
तो ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट। एस क्या होता था, एस होता था 1 मेन स्केल डिवीजन, एन होता था नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पिछली क्लास का रिवीजन। ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझी थी अपनी पिछली क्लास में, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। तो आज हम सबसे पहले क्या जानने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर मेजरमेंट या फिर हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। आप में से जिसने भी चेन और टेप देखी है कॉलेज में, तो एक बार जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में यस लिखकर बता दो। आप में से जिसने भी चेन और टेप देखी है, आप मुझे चैट सेक्शन में यस लिख के बता दो। चेन का यूज हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए करेंगे, टेप का यूज भी हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए करेंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में जितना भी डिस्टेंस मेजर होगा, डिस्टेंस इज मेजर्ड, आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। किस किसने चेन और टेप का यूज किया है, डिस्टेंस इज मेजर्ड यूजिंग चेन और टेप। अभी मैं चेन और टेप मेनली इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूंगी। वेरी गुड, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देख रखी है, क्योंकि ये बेसिक है जो हर एक कॉलेज में अवेलेबल होता है। अब क्या होता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाला काम नहीं करना है, सिंपल मेरे 2 पॉइंट्स जो ग्राउंड के वो बहुत पास हैं, दूसरी बात कोई पहाड़ी एरिया नहीं है, प्लेन एरिया है, इजीली मैं अलग अलग पॉइंट्स जिनके बीच डिस्टेंस निकालना है मैं पहुंच पा रही हूँ, तभी मैं चेन और टेप का यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे जाना है तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करूंगी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज सुइटेबल फॉर, यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, इट इज सुइटेबल फॉर, इट इज सुइटेबल फॉर कौन से एरिया के लिए सुइटेबल है, अगर हम जो एरिया कर रहे हैं सर्वे का वो हमारा स्मॉल है, इट इज सुइटेबल फॉर द सर्वे ऑफ स्मॉल एक्सटेंट, फॉर सर्वे ऑफ स्मॉल एक्सटेंट, या फिर लिख सकते हैं स्मॉल एरिया। जब आप स्मॉल एरिया का सर्वे करोगे तो आप तभी इस सर्वे को प्रेफर करोगे, बिकॉज ये वाला मेथड इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको, जब एरिया स्मॉल होगा तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, या फिर हमारा जो ग्राउंड है वो फ्लैट होगा, या सारे पॉइंट्स आसपास में एक्सेसिबल होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं। अब जिसने चेन और टेप नहीं देखी, ऐसा कोई नहीं हो सकता, टेप तो आपने देखी होगी, टेप तो हमारे घरों में भी होती है, टेलर के पास भी आपने देखा होगा, जब वो मेजरमेंट लेता है तो वो भी टेप से ही मेजरमेंट लेता है ना। तो अब बात करते हैं कि हम लोग जो चेन सर्वे या टेप सर्वे करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा। मैं आपको सिंपल सी कहानी बताती हूँ। आधे लोगों ने प्रैक्टिकल कर रखा है, आधे लोगों ने प्रैक्टिकल कर रखा है। आपको क्या कर दिया जाता था मैं बताती हूँ। अगर जहां पर हम सर्वे कर रहे हैं वो एरिया क्या है, स्मॉल, जहां हम सर्वे कर रहे हैं वो एरिया है स्मॉल। मुझे कॉलेज में एक थोड़ा सा एरिया दिया था, मुझे वहां सर्वे करना था। ध्यान से सुनना, सारी चीजें एक एक अच्छे से क्लियर होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने बोला मुझे इस एरिया की डिटेल कलेक्ट करनी थी, बट एरिया जो है वो एरिया स्मॉल है। तो हम क्या करते थे, आपको याद आ जाएंगे अपने पुराने दिन। तो मैम हम तब पता क्या करते थे, हम उस एरिया के सेंटर से एक मेन सर्वे लाइन ड्रॉ कर देते थे। अब मैम आपने बोला मेन सर्वे लाइन, इसका मतलब मैम जो हमें छोटा सा एरिया दिया है, मतलब हमारे गली मोहल्ले वाला एरिया है, ऐसा मान लो, कोई बड़ा सर्वे नहीं करना है, छोटा एरिया है वहां सर्वे करना है। तो आप क्या करते थे, उस एरिया के बीच से अप्रोक्सीमेटली बीच से जाते हुए आपने पॉइंट मान लिया ए, आपने यहाँ पर चेन रखी और एक डिस्टेंस मेजर करता हुआ लाइन बना ली। अभी मुझे नहीं पता ये लाइन मैं ग्राउंड पे कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, वो पूरा प्रोसीजर अभी हमें समझना है। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूं कि क्या होता है इसमें। तो आप क्या करते थे, पूरे ग्राउंड के बीच से जाती हुई मैम एक लाइन बना लेते थे। अब मुझे जो डिटेल कलेक्ट करनी होती थी मैं क्या करती थी, अब प्लान ऊपर से देख रहे हो मैम, यहां पर मान लो ट्री है, यहां पर मान लो मैम एक बिल्डिंग है, यहां पर मान लो मैम एक पॉन्ड है, इस तरीके से अलग अलग चीजें उनको हमने दिखाना है। हम क्या करते थे, मैंने चेन रखी, अब इन चेन को देखा भी नहीं है, इमेजिन करो बस चेन है या फिर टेप है, आपने यहां रखी, आपने यहां से डिस्टेंस मेजर किया, यहां तक पहुंच गए। मान लो आप 10 मीटर के बाद यहां पहुंचे, यहां से आपने पहला डिटेल कलेक्ट करने के लिए 90 डिग्री पर देखा क्या है, एक ट्री प्रेजेंट है। ये जो 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करी इसे क्या बोलते हैं,
ये थी मेन लाइन जो पूरे सर्वे एरिया के सेंटर से जा रही थी। अब मैंने ये 90 डिग्री पर इस ट्री को दिखाने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया 5 मीटर। तो ये वाली जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसे बोलते हैं ऑफसेट। अब इमेजिन कीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये ए पॉइंट है, और अब मैं यहाँ पहुंच गई, ये हमारा बी पॉइंट है। तो ए से लेकर बी तक का जो सीधी लाइन के अलोंग डिस्टेंस है वो हमारी मेन सर्वे लाइन है। तो मैम ये हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये ग्राउंड की मेन सर्वे लाइन है जहां आप चल रहे हो। अब मुझे डिटेल चाहिए कैमरा की, जिसको मैं अभी देख रही हूं, जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। तो मैम जब आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, ये मेन सर्वे लाइन है, इससे बिल्कुल 90 डिग्री पे सामने आपको कैमरा दिख रहा है। तो 90 डिग्री पे यहाँ मेरे से कैमरा तक की जो पोजीशन का डिस्टेंस है मैम वो 5 मीटर है। तो वो 5 मीटर जो आपने लेंथ ड्रॉ करी उसको बोलते हैं ऑफसेट। अब मैंने बोला 90 डिग्री पे कैमरा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अगर ये 90 डिग्री पर है तो इसको बोल दे, इनकी डेफिनेशन लिखाऊंगी अभी मैं आगे, तो इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, समझ गए? तो अब आपने यहां से आगे गए, पहली चीज की डिटेल कलेक्ट करी, वैसे ही आप आगे जाते जाओगे। आप यहां से यहां पहुंचे, आपने एक पॉन्ड था तो आपने देखा ये यहां से कितने मीटर के डिस्टेंस पर है, आपने 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करी कि ये यहां से 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो मेन सर्वे लाइन से जो भी लेटरल मेजरमेंट होगा, लेटरल मतलब ये अगर मेन सर्वे लाइन है, इसके लेफ्ट में या इसके राइट में जो भी मेजरमेंट लूंगी उसको ऑफसेट बोलते हैं। अगर वो मेजरमेंट 90 डिग्री पर हो रहा है तो वो परपेंडिकुलर ऑफसेट है। अगर वो 90 पे ना होकर, अब देखना, अगर वो 90 पे ना होकर किसी और एंगल पे हो, ध्यान से देखना, ये एक बिल्डिंग का कॉर्नर है, मेरे को ये दिखाना है सिर्फ शीट के ऊपर। तो मैंने क्या किया, ए से लेकर इस बिल्डिंग का कॉर्नर, बी से लेकर इस बिल्डिंग का कॉर्नर, ये ऑफसेट यहां से यहां तक ड्रॉ किया, एक ऑफसेट ये ड्रॉ किया। अब तो ये 90 डिग्री का नहीं दिख रहा ना मैम ऑफसेट। आपने इस बिल्डिंग का कॉर्नर दिखाने के लिए एक अलग एंगल में, इस मेन लाइन से एक अलग एंगल में आपने लाइन ड्रॉ करी है, ये भी लेटरल मेजरमेंट, बिल्डिंग है अभी भी किसी अलग एंगल पे। इस ऑफसेट को क्या बोलते हैं? जब मैं बोलूंगी डाउट बताओ तो बताना, अभी पढ़ाते हुए मैं डाउट कैसे देखूं। तो इसको बोलते हैं ऑब्लीक ऑफसेट। ठीक है, अभी जब मैं लिख रही हूं उसके बाद जब पूछूंगी कोई डाउट तो बताना डाउट जो भी है। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑब्लीक ऑफसेट। मेन सर्वे लाइन का ऐसा नहीं होता कुमार सोनू की कोई डिस्टेंस फिक्स होता है, ये डिपेंड करता है मैंने कितना एरिया सर्वे करना है। मान लीजिए जहां पर अभी मैं हूं, आप घर से बाहर जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, वहां आपके एक ग्राउंड है आपका, तो आप उस ग्राउंड में जो पॉइंट्स का आसपास के डिटेल कलेक्ट करना चाहते हो, तो उस ग्राउंड में जितनी आप एक सेंटर से जाते हुए एक लेंथ इमेजिन करो, एक लाइन आपने बना ली, तो मैक्सिमम जितनी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? मेन सर्वे लाइन। लाइन की डिस्टेंस फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा, सर्वे करने का एरिया छोटा होना चाहिए। मैं इस रूम का या इस हॉल का सर्वे कर रही हूं, बीच से मैंने इमेजिनरी एक लाइन मान ली है। क्लियर हो गया कुमार सोनू आपको? तो परपेंडिकुलर और ऑब्लिक ऑफसेट दोनों क्लियर हैं आपको? ठीक है, अब ये मुझे पता चल गया ये कब था, लेकिन मैम ये तब था अगर एरिया जो सर्वे कर रहे हैं वो स्मॉल है। अब मैं दूसरा केस लेती हूं, अब यहां से डेफिनेशंस आती हैं, डेफिनेशंस में सारी आपको लिखाऊंगी, आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो अब जो एरिया कर रहे हैं हम सर्वे, वो इस बोर्ड पे भी बड़ा दिख रहा है और एक्चुअल में भी बड़ा है। अब मुझे जो सर्वे करना है वो मुझे सर्वे करना है वो एरिया क्या है? लार्ज है। जब एरिया बड़ा होता है तो मैं सेंटर से एक लाइन बना दूं और इसके आसपास के सारे पॉइंट्स दिखा दूं, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्यों नहीं है मैम ये बताओ? मैं बताती हूँ। मान लो ये मेरी मेन सर्वे लाइन जा रही थी, यहां से सीधी 10 मीटर की मैंने खींच ली, 20 मीटर की खींच ली। अब मुझे इस तरफ जो पॉइंट लोकेट करना है, मतलब जो ऑफसेट लेना है, वो 40 मीटर पे है। इमेजिन करो जहां आप खड़े हो वहां से 90 डिग्री की लाइन आनी चाहिए 40 मीटर की लेंथ की। क्या इसमें एरर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा जितनी इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी? आप बोलोगे मैम 40 मीटर शीट पे, 40 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर शीट पे बनाना तो आसान काम है, लेकिन अगर आप यही काम बोलो कि मैम आप इस काम को ग्राउंड पे 90 डिग्री पे 40 मीटर का ऑफसेट बना दो, तो उसमें एरर उतना ही बढ़ जाएगा। तो जितना आप इस ऑफसेट की लेंथ बढ़ाते जाते हो, एरर बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया?
जितना आप लेंथ बढ़ाते जाते हो, ये 5 मीटर और 6 मीटर क्या है, मेरा नेट चला गया था, ये 5 मीटर ये मेन सर्वे लाइन है, ये ए बी जो है मेन सर्वे लाइन, मैं मेन सर्वे लाइन फिर से समझा रही हूँ अगले डायग्राम में। मेन सर्वे लाइन से ये एक ट्री है, तो मेन सर्वे लाइन से एक पेड़ का डिस्टेंस 5 मीटर पर है, 90 डिग्री पर है। और ये पॉन्ड है, ये कोई पॉन्ड मैंने दिखाया है, पॉन्ड का डिस्टेंस मेन सर्वे लाइन से 6 मीटर की डिस्टेंस पे है। कितने एंगल पे? 90 डिग्री, 90 डिग्री ऑफसेट है। ठीक है गणेश? अच्छा, तो मैंने बोला कि जब एरिया लार्ज होगा तो ऑफसेट बढ़ जाएगा, ऑफसेट बढ़ गया तो एरर बढ़ जाएगा। इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसलिए हम अब क्या करते हैं, हम कुछ स्टेशन सेलेक्ट करते हैं, जिन स्टेशन को बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। ऐसे स्टेशन लेंगे जो पूरे सर्वे एरिया को कवर करेंगे। देखो ये मैंने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए हैं, ये मेन सर्वे स्टेशन जिनको हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, जिनको हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल हैं इनको क्या बोलते हैं, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो साथ साथ, ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेन स्टेशन या मेन सर्वे स्टेशन। इन्हीं का ही नाम क्या होता है, मेन स्टेशन या मेन सर्वे स्टेशन। मेन सर्वे स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जो हमारे पूरे सर्वे एरिया के बाहर बाहर होंगे, मतलब आपको दिख रहा है कि ये स्टेशन हमारे सर्वे मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ मेन सर्वे लाइन हमेशा सीधी ही रहती है, मेन सर्वे लाइन ऐसे तो नहीं देखोगे ना, जो भी हमारा एरिया होगा सर्वे करने का, हम इमेजिन करेंगे उसके, हम देखेंगे कि उसके सेंटर से कौन सी लाइन जा सकती है, वो हमारी मेन सर्वे लाइन होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी कुमार सोनू। अब देखो ये मैं पूरा समझाऊंगी, पूरा ध्यान से सुनना, और उसके बाद डाउट होंगे तो पूछना। पहले मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम लिखेंगे। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, ये मेन स्टेशन है, मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब क्या है, मेन सर्वे स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली लाइन, जो लाइन मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो लाइन मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, बताओ किसी को आइडिया? तो मैं मेन सर्वे स्टेशन को नाम दे देती हूँ A B C D, और इसको मान लेते हैं E, और ये हो गया F। तो मैम ABCDEF मेन सर्वे स्टेशन है, मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है मेन सर्वे लाइन। तो ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई हमारी मेन सर्वे लाइन। तो मेन सर्वे लाइन का मतलब भी पता चल गया, मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक लाइन वो जो इस पूरे सर्वे एरिया के सेंटर से जाएगी और सारी लाइन से लॉन्गेस्ट होगी। अब ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने, अब ये हमारा सर्वे एरिया था, मैंने सबसे पहले इस पूरे एरिया को कवर करने वाले कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट किए, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को मेन सर्वे लाइन बोला। अब एक वो लाइन, अब देखना कितनी सारी लाइंस बनती है, जो इस सर्वे एरिया के सेंटर से जाए और मेन सर्वे लाइन हो। मतलब अब देखो, आप बोलेंगे मैम E और B को ज्वाइन कर दो, ये भी तो मेन सर्वे लाइन हुई, क्योंकि ये मेन स्टेशन को ज्वाइन कर रही है और सर्वे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अच्छा मैम, ये वाली जो लाइन है ये भी कुछ इस तरीके से ही है, मेन स्टेशन को ज्वाइन कर रही है, मतलब मेन सर्वे लाइन है, और सर्वे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसे ही तो मैम हम नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हैं। अब देखो, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आधे लोगों को समझ में आ भी गया है जिन्होंने पढ़ा है। अब बेस लाइन क्या होती है, वो लाइन जो पूरे सर्वे एरिया के सेंटर से जाए, पहली बात। दूसरी बात, लॉन्गेस्ट लाइन हो। तीसरी बात, पूरे सर्वे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। और चौथी बात, मेन सर्वे स्टेशन से ज्वाइन होती हो। तो क्या बोला, उसे हम बोलते हैं बेस लाइन। तो बेस लाइन वो लाइन होगी, अब देखो इसमें तो बेस लाइन ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे बेस लाइन कह सकते हैं। क्या होगी बेस लाइन, वो लाइन जो पूरे सर्वे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी और लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होगी, इसे क्या बोलते हैं, बेस लाइन। डेफिनेशन अभी आपको मैं लिखाऊंगी। तो मान लेते हैं ये हमारी बेस लाइन है। क्लियर हो गया? अच्छा मैम, बेस लाइन है, इसको डॉटेड से डिनोट नहीं करते, इसको भी हम स्ट्रेट जो आपकी ये वाली लाइन है इसी से ही डिनोट करते हैं। अच्छा, यहां तक कोई क्लियर?
मैं सर्वे लाइन आउट ऑफ एरिया नहीं जा रहा। सर मेन सर्वे लाइन कहाँ जा रहा है आउट ऑफ एरिया? बल्कि ऐसा हो सकता है कुछ एरिया कवर ना हो, मुझे ये स्टेशन सेलेक्ट करने की मैक्सिमम एरिया कवर हो। आपको दिख रहा है मैक्सिमम एरिया कवर होता हुआ? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारा एरिया एक एक बिल्कुल एक्यूरेसी से मेजर करो। मैं यहाँ स्टेशन ले सकती थी, यहाँ ले सकती थी। अब आप बोलोगे मैम आपने सारी लाइंस क्यों ड्रॉ करी थी? ताकि आप डिटेल कलेक्ट कर सको। कौन सी डिटेल? जो आप यहाँ पर कर रहे थे कि एक लाइन बनाई और आसपास की डिटेल को कैसे कलेक्ट कर रहे थे? ऑफसेट ड्रॉ करके। तो मैम यहाँ पर भी तो डिटेल होगी, बिल्कुल होगी। तो मैम मान लो यहाँ पर एक ट्री है, तो आपने यहाँ से मैम ऑफसेट ले लिया, आपने इस ट्री की डिटेल बता दी कितने मीटर पे। मैम यहाँ पर एक बिल्डिंग है, तो आपने यहाँ से डिटेल बता दी कि वो कितने डिस्टेंस पर है। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर मान लो एक पेड़ है, उसकी डिटेल मुझे यहां पर समझानी थी कि ये पेड़ कहां पर है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो पेड़ है, एक तो ये BC लाइन से बहुत दूर दिख रहा है, ये AB लाइन से भी बहुत दूर दिख रहा है। हमने ये वाला ये इसलिए किया प्रोसीजर ताकि ऑफसेट की लेंथ छोटी हो सके। हमारा मेन मकसद है ऑफसेट की लेंथ छोटी हो सके, लेकिन ये बेस लाइन से भी मैम बहुत दूर दिख रहा है। तो अगर ये सबसे दूर दिख रहा है तो अब हम क्या करें? अब हम देखो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। कहां पर? मेन सर्वे लाइन पे। मैंने एक पॉइंट A मान लिया, एक पॉइंट B मान लिया। कहां पर लिया? मैं मेन सर्वे लाइन पर, और उसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दी। क्यों बनाई? क्योंकि ये पेड़ हर एक लाइन से बहुत ज्यादा दूरी पे नजर आ रहा था, तो मैं नहीं चाहती ऑफसेट की लेंथ ज्यादा हो और फिर से एरर आए, है ना। तो अब हमने क्या किया मैम, हमने कुछ स्टेशन सेलेक्ट किए। किसके ऊपर? मेन सर्वे लाइन के ऊपर। क्यों? ताकि हम जो और बाकी की छोटी छोटी डिटेल है उसको एक्यूरेटली बता सकें। तो अब आप यहां से ऑफसेट लोगे, ऑफसेट की लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी। ये A और B जो स्टेशंस हैं, इन्हें हम लोग कौन से स्टेशन बोलते हैं? टाई स्टेशन। इन्हें हम कौन सा स्टेशन बोलते हैं? टाई स्टेशन। टाई स्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी? टाई स्टेशन की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि ऑफसेट की लेंथ छोटी ही रहे और हम अंदर की जितनी भी डिटेल्स है, आप देखो कितना अच्छे से मैं इसके आसपास की डिटेल को बता सकती हूँ, वो भी एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं पर हाँ पहले के कंपैरिजन में। टाई स्टेशन को ज्वाइन करने वाली ये रेड कलर की जो लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टाई लाइन। तो टाई स्टेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं टाई लाइन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टाई लाइन का काम क्या है? फॉर इंटीरियर डिटेल्स, इंटीरियर डिटेल्स को फिल करने के लिए टाई लाइन बनाई जाती है। ठीक है, अभी मैं सारी समझाती हूँ जो भी आपको डाउट है ना। अब देखिए, 1 मिनट सिविल एस्पिरेंट, 1 मिनट, एक बार ये टॉपिक पूरा होने दीजिए, फिर पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है। अब मुझे बताना, अब मैंने पूरा सर्वे किया और मैंने ना सारी डिटेल्स जो है वहां पर कलेक्ट कर ली। इस सारी डिटेल को मैंने एक छोटी सी शीट पे बना लिया। कैसे? एक स्केल सेलेक्ट किया और उसको शीट के ऊपर बना लिया। अब मैंने देखना है कि यार जितनी भी डिटेल्स मैंने कलेक्ट की हैं, क्या वो मैंने सारी सही कलेक्ट की होंगी? क्या मेरी ऑब्जर्वेशन सही भी है या नहीं? तो मुझे एक्यूरेसी चेक करनी है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक शीट थी जिसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई थी। मेरे पास एक शीट थी जिसमें ये जो सेम एरिया था ना अभी हमारा, इसको मैंने किस पे बनाया हुआ था मैम? इसको आपने स्मॉल स्केल पे बना दिया, स्मॉल स्केल पे बना दिया। जो पीछे वाला डायग्राम था एग्जैक्ट तो मेरे से कॉपी होगा नहीं, लेकिन हाँ इसको हमने शीट पे बना दिया। शीट पे बनाने के बाद, अब शीट पे बनाने के बाद मैम बेस लाइन थी हमारी, बीच से जा रही थी कुछ इस तरीके से। आपने अपनी शीट पे ना अपनी मर्जी से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, कहीं पर भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, कहीं पर भी, बस जहां पर आप ग्राउंड पर जा सको। 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए और इनके आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर का स्केल था, और आपने शीट के ऊपर मेजर किया कि ये वाला लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब आप ग्राउंड पे जाओगे, यहां से कितने कितने डिस्टेंस पे आपने 2 पॉइंट लिए हैं। आप देखोगे क्या ग्राउंड पे ये डिस्टेंस 50 मीटर आ रहा है? क्या ग्राउंड पर ये डिस्टेंस 50 मीटर आ रहा है? समझ में आ रही है बात? अब मुझे क्या चेक करना है कि जो मैंने काम किया है उसकी एक्यूरेसी क्या है।
अब आपका ये 5 सेंटीमीटर अगर ग्राउंड पे 50 मीटर आ जाता है तो बिल्कुल एक्यूरेट काम किया है। तो आपने जो 2 पॉइंट लिए थे, अगर ये 50 मीटर ही आ जाते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी अपने कागज पे फिर स्केल कन्वर्ट करके ग्राउंड पे चेक किया, अगर सेम आया तो हमने एक्यूरेसी चेक करी, तो इसको हम बोलते हैं चेक लाइन। तो चेक लाइन किस लिए प्रोवाइड करी? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, काम की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, ताकि हम देख सकें जो हमने काम किया है वो सही है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले एक पूरा सर्वे एरिया लिया, पूरे सर्वे एरिया के कॉर्नर में वो पॉइंट्स कंसीडर किए जो पूरे सर्वे एरिया को कवर करे, उनको बोला कंट्रोल पॉइंट्स या उनको बोला मेन स्टेशन। मेन स्टेशन को जो जोड़ रही है लाइन उसको बोला मेन सर्वे लाइन। फिर कोई पूछ रहा था आप में से कि क्या बेस लाइन ही मेन सर्वे लाइन होती है? बिल्कुल, बेस लाइन भी मेन सर्वे लाइन है। क्यों? क्योंकि बेस लाइन कैसे बन रही है? सी और एफ स्टेशन को ज्वाइन करके। सी और एफ स्टेशन क्या है? मेन सर्वे स्टेशन। तो मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है? मेन सर्वे लाइन। तो बेस लाइन भी हमारी वो मेन सर्वे लाइन है जो पूरे सर्वे एरिया के सेंटर से जाएगी और लॉन्गेस्ट लाइन होगी। ये 2 बातें इसकी याद रखी। फिर हमें जरूरत पड़ी टाई स्टेशन की। क्यों? ताकि हम और ज्यादा डिटेल्स को कलेक्ट कर सके एक्यूरेटली, नहीं तो ऑफसेट की लेंथ बढ़ रही थी। टाई स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन टाई लाइन, एक्यूरेसी को चेक करने वाली लाइन चेक लाइन। अब मुझे आप डाउट पूछो जो आपको नहीं आए। ये टाई लाइन नहीं है गौतम नीतू, ये टाई लाइन नहीं है। रैंडम आप कोई भी स्टेशन ले सकते हो, रैंडम आप कोई भी स्टेशन या कोई भी 2 पॉइंट्स मैं कहीं पर भी बना सकती हूँ जहां पर मुझे लगे कि मैं जाकर वहां पर लेंथ चेक कर पाऊंगी। टाई स्टेशन का मतलब है कि जब मैं सर्वे कर रही थी तो मैंने वो स्टेशन सेलेक्ट किए ताकि मैं डिटेल आसपास की कलेक्ट कर सकूं। चेक लाइन का मतलब है जब पूरा काम हो गया है, मैं आराम से बैठकर अपना उसका प्लान बना रही थी। प्लान बनाने के बाद मैंने देखा अरे एक्यूरेसी चेक करके आते हैं कि है कि सही या नहीं है। तो जब प्लान बनाने के बाद आपने कोई भी कहीं पर भी मैप में 2 पॉइंट अपनी मर्जी से लिए, उनके डिस्टेंस को बाद में ग्राउंड पे जाके नापा कि सेम है या नहीं, उस लाइन को चेक लाइन बोला। चेक लाइन अलग है, टाई स्टेशन अलग है। ये बात समझ में आई या नहीं? जब मैं सर्वे का काम कर रही हूं तो मुझे पता चल गया कि मुझे यहां पर स्टेशन लेने पड़ेंगे ताकि मैं आसपास की डिटेल ले सकूं। वो टाई स्टेशन है सारे। काम करने के बाद जब मैं सारी डिटेल कलेक्ट कर चुकी हूं, मैं अपने ऑफिस में जाती हूं और मैं इसका प्लान बना रही थी और मेरे पास पूरा काम खत्म हो जाने के बाद ये प्लान बनकर आया। अब मैंने इस कागज के ऊपर अपनी मर्जी से ये 2 पॉइंट कहीं पर भी सेलेक्ट कर लिए और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने नाप लिया। कागज पे 5 सेंटीमीटर आ रहा था जो कि ग्राउंड पे 5 मीटर होना था। अच्छा, 5 मीटर होना था। अब मैं फिर से वापस गई, कहां पर? साइट पर। मैंने देखा कि ये COD का डिस्टेंस क्या 50 आ रहा है, उसको चेक लाइन बोला। समझ आया? चेक लाइन है मतलब कागज पे जाके उसके बाद काम हो रहा है। टाई स्टेशन का मतलब है जब सर्वे कर रही हूं तभी स्टेशन सेलेक्ट कर रही हूं ताकि मैं और एक्यूरेटली बता सकूं कौन सी चीज कहां है। अब सर्वे लाइन और बेस लाइन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मेन सर्वे लाइन क्लियर है? प्रियांशी एक बार आंसर करना। मेन सर्वे लाइन क्या होती है? जो मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन कर रही है, यस और नो? मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने वाली सारी लाइंस मेन सर्वे लाइन है। अब मुझे बताइए, प्रियांशी आपसे आंसर चाहिए मुझे, क्या सी और एफ, सी स्टेशन और एफ स्टेशन क्या मेन सर्वे स्टेशन है? क्या सी और एफ मेन सर्वे स्टेशन है ना? तो मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? मेन सर्वे लाइन होगी। मतलब बेस लाइन इज अ टाइप ऑफ मेन सर्वे लाइन। बेस लाइन हमारा मेन सर्वे लाइन का टाइप ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। वो क्या है कि बस ये पूरे सर्वे के एरिया के सेंटर से जाएगी। बाकी सारी लाइंस जो थी मैम वो तो साइड पे बन रही थी, ये पूरे एरिया के सेंटर से जाएगी और सबसे लंबी होगी। 2 इसके पॉजिटिव्स हैं। अच्छी बात यह है पूरे सेंटर से भी जा रही है और लॉन्गेस्ट लाइन है ये भी मेन सर्वे लाइन। अब क्लियर हो गया प्रियांशी आपको?
स्टेशन हम श्रेयांश इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, मान लो जहां मैं खड़ी हूं वो पहला स्टेशन है, मुझे दूसरा स्टेशन वो लेना है जो मुझे यहां से दिखाई दे। एटलीस्ट मैं एक ऐसा स्टेशन सेलेक्ट करूंगी जहां से मुझे 2 स्टेशन दिखाई दे, फिर मैं दूसरी जगह पे जाऊंगी तो अगले 2 दिखाई देने चाहिए, मतलब डी से मुझे ई और सी दिखने चाहिए, सिमिलरली ई से एफ और डी दिखने चाहिए। ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स होंगे जो हमारे एटलीस्ट एक स्टेशन से हमें 2 स्टेशन क्लियरली विजिबल हो। अब हम लिखते हैं इसके बारे में, अब आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज को नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेन सर्वे स्टेशन। सबसे पहले हम लिखते हैं मेन सर्वे स्टेशन। मेन सर्वे स्टेशन क्या होते हैं? मेन सर्वे डायग्राम बना लिया है आपने साथ साथ? मेन सर्वे स्टेशन बताना जरा, डायग्राम बना लिया है आप लोगों ने? डायग्राम बना लिया है? मेन सर्वे स्टेशंस क्या होंगे? मेन सर्वे स्टेशंस, इनके नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। इस डायग्राम वाले नाम रख रही हूं मैं, ए बी सी डी ई और एफ। मेन सर्वे स्टेशंस आर डिनोटेड बाय, मेन सर्वे स्टेशंस आर डिनोटेड बाय ट्रायंगल, ठीक है। और क्या बोलेंगे इसके बारे में? दीज आर ऑल्सो नोन एज, these are also known as control points, these are also known as, these are also known as control points, इनको कंट्रोल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये कौन से स्टेशंस होंगे? जो हमारे पूरे सर्वे एरिया को कवर करेंगे, ये हमारे मेन सर्वे स्टेशंस होंगे, ठीक है। अब उसके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो होगा मेन सर्वे लाइन। नेक्स्ट जो आएगा मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन हमारी कौन सी लाइन होगी? मेन सर्वे लाइन होगी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ मेन सर्वे स्टेशन। लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशंस, लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशन। सभी लोग नोट्स बना रहे हो क्या? लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशंस, मेन सर्वे स्टेशन, लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशन, उसको बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिगर में क्या देखा? लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी, लाइन डी ई, लाइन ई एफ। फिगर में ये सारी लाइंस बनी हुई है, एफ ए भी मेन सर्वे लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे बात करते हैं हम तीसरा, इसके आगे हम बात करते हैं तीसरे की। तो ये आ गया मेन सर्वे लाइन, तीसरा पॉइंट। मेन सर्वे लाइन के बाद हमने क्या पढ़ा? बेस लाइन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बेस लाइन। आप रिवाइज भी साथ साथ हो जा रहा है, देखो बेस लाइन क्या होती है? बेस लाइन इज द मेन सर्वे लाइन, बेस लाइन इज द मेन सर्वे लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्वे एरिया। जो कहाँ से पास कर रही है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मेन सर्वे एरिया, सेंटर ऑफ द मेन सर्वे एरिया। तो पूरे सर्वे एरिया के सेंटर से पास हो रही है। इट इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन। ये क्या है मैम? लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन है। ये भी क्लियर हो गया, लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन है। और बेस लाइन की क्या प्रॉपर्टी है? मैं आज इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, आपने कहा था, तो मैं देखूंगी कि कौन सा पैटर्न ज्यादा सही है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इट इज द मेन सर्वे लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मेन सर्वे एरिया, लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन होगी। और क्या बोलेंगे? इट डिवाइड द सर्वे एरिया इनटू 2 पार्ट्स, इट डिवाइड द सर्वे एरिया इनटू। अब देखो ये सारी थ्योरी जो है हमने पूरी समझ ली। आपको नोट्स में मैं बोल रही थी कि वहां पर सब लिखा लिखाया मिल जाएगा, आपको बाद में उसको सिर्फ नोट करना होगा, है ना। क्या बोला है? इसे आईईएस मास्टर में लाइन ज्वाइनिंग दी स्टेशन इज कॉल्ड टाई लाइन। किसे बोला है? किस लाइन को बोला है? ये लिख लिया आपने। मेन लाइन हो गई, बेस लाइन हो गई, और
बेस लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, ये मेन सर्वे लाइन है, कहाँ से जाएगी मैम, सेंटर ऑफ द सर्वे एरिया से जाएगी, लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन है। तीसरा, डिवाइड करेगी सर्वे एरिया को 2 पार्ट्स में। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कौन सी लाइन है जो सर्वे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मैम, FC। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख लोगे फॉर एग्जाम्पल लाइन FC। इसके बाद हमने पढ़ा मैम टाइल लाइन, इसके बाद हमने पढ़ा टाइल लाइन। तो नेक्स्ट वाला जो फोर्थ पॉइंट होगा वो आ जाएगा हमारा टाई लाइन। टाई लाइन से पहले मैं बताऊंगी टाई स्टेशन। तो बताओ जरा टाई स्टेशन क्या होते थे, टाई स्टेशन, दीज आर द स्टेशंस लोकेटेड ऑन मेन सर्वे लाइन। दीज आर द स्टेशन located on main survey line. These are the station located on main survey line. मेन सर्वे लाइन पर जो स्टेशंस को हमने लोकेट किया है वो टाई स्टेशन है। किस लिए लेकर आए इनको, फॉर लोकेटिंग द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ सर्वे एरिया, लिख ले रहे हो ना साथ साथ वाली स्पीड में मैम। सर्वे लाइन जिसे आपने लिखा है प्लीज चेक, मैं बुक में रॉन्ग लिखा है क्या, कहाँ क्या गलत लिखा है ये तो बताओ। अच्छा चलो अभी देखते हैं, जो भी है अभी गलत कुछ नहीं है, सब सही है यहाँ पर। दीज आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग इंटीरियर डिटेल्स, दीज आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ सर्वे एरिया, इंटीरियर डिटेल्स ऑफ सर्वे एरिया। मैं जितनी भी चीज़ें हैं मैं किसी एक अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से नहीं देख रही हूँ, मैं स्टैंडर्ड बुक से ही आपको लिखा रही हूँ। टाई स्टेशन के बाद नेक्स्ट जो लाइन है वो है टाई लाइन। टाई लाइन किसको बोलोगे, लाइन ज्वाइनिंग द टाई स्टेशंस, टाई स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो लाइन ज्वाइनिंग द 2 टाई स्टेशन, लाइन ज्वाइनिंग द 2 टाई स्टेशन इज नोन एज टाई लाइन। अच्छा, टाई स्टेशन का नाम हमने क्या दिया था फिगर में, टाई स्टेशन का नाम दिया था A और B। तो टाई स्टेशन की जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल a और स्मॉल b। इसके साथ ही लिख लेना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल स्मॉल a और स्मॉल b टाई स्टेशन है। और टाई लाइन क्या है, फॉर एग्जाम्पल लाइन AB। अच्छा ये हो गया। अच्छा मैम लास्ट हमने कौन सा पढ़ा था, टाई स्टेशन हो गया, टाई लाइन हो गया। और 6 जो आया हमारे पास चेक लाइन। चेक लाइन किसके काम में आता है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। तो क्या लिख सकते हैं चेक लाइन में, चेक लाइन इज प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, इट इज प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क। अगर मैं स्टार मार्क करूं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसमें से किसी भी डेफिनेशन से पूछा जा सकता है, कोई भी डेफिनेशन, मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे स्टेशन, चेक लाइन क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें, मैं मतलब ऐसे नहीं बोल सकती कि यहीं से ही पूछेगा, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। अब देखो, अब आधे लोग बोल रहे हैं ऐसे पढ़ाओ, आधे लोग ऐसे पढ़ाओ। मैंने बोला मैं सबको खुश नहीं कर सकती, अब मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आप वैसे पढ़ लीजिए। आपका मकसद होना चाहिए कि हमें समझ में आए, हमारे क्वेश्चंस बन जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई वाली बातों पे ध्यान दें। मैं देखती हूँ आप लड़ते रहते हो नहीं तो एक दूसरे से, है ना। ये सारी लाइंस क्लियर है, साथ साथ याद भी हो गया, बताओ। अच्छा इसी के साथ लिख देती हूँ, ऑफसेट किसे कहते हैं, इसी के साथ साथ लिख सकते हैं ऑफसेट किसे कहते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ, ऑफसेट क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बोल रही हूँ आप ना अपना ये टाइम जैसे इधर उधर बातें करते रहते हो, ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, वो मत किया करो, है ना। इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन, इट इज द डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो इट इज द लेटरल डिस्टेंस, ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम
सर्वे लाइन, फ्रॉम सर्वे लाइन। तो आपने सर्वे लाइन से लेटरल मतलब उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किया उसको ऑफसेट बोलते हैं। और इट मे बी परपेंडिकुलर, इट मे बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, इट मे बी परपेंडिकुलर। और कौन सा हो सकता है ऑफसेट? एक तो मैम 90 डिग्री पे हो सकता है, या हो सकता है 90 के अलावा कोई भी एंगल हो। तो 90 के अलावा कोई भी एंगल हो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लीक ऑफसेट। इसके बारे में और डिटेल पढ़नी है क्योंकि आगे जाकर एक्सेसरीज में आएगा कि हम कैसे ऑफसेट सेट करते हैं, कैसे हम ऑफसेट सेट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा चेक लाइन और ऑफसेट। कोई डाउट है किसी को तो यहाँ पर बताइए, कोई डाउट है तो यहाँ पर बताइए। और आप बस यहीं पर ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे आप पढ़ते जाइए। पर मैं देखती हूँ ना आप लोगों में ना एक थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये आपकी मतलब आपको ज़िंदगी में भी याद रखनी है। कुछ चीज़ें होती है कि वो चीज़ सिखाई नहीं जाती। जैसे मैं एज अ टीचर आपको सिखाऊंगी नहीं कि आपको टीचर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो आपको अपने आप ही आनी चाहिए। और मुझे बहुत बार लगता है कि ये कमी आप सब में है, आप सब में तो नहीं, बहुत लोगों में होती है। आप लोग सोचते हैं कि हम टीचर को ऑर्डर दे रहे हैं और ऑर्डर इस तरीके से देते हैं, ये कैसे कर सकते हैं आप, ये ऐसा कैसे कर लिया आपने। इवन मैं बोलूँ, मैं आज तक अपने टीचर्स या जो हमारे सीनियर्स हैं, तो अगर मुझे उनसे कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और मैं देखती हूँ आपका लिखने और बोलने का तरीका, सिर्फ मेरे में नहीं, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, वो कुछ अलग ही वे में जाता है। कभी आप इस जगह पे आना और कभी आप अगर पढ़ाओगे फिर आपको समझ में आएगा कि यार अगर ये ऐसा लिख रहा है तो मतलब कैसा लगता होगा सामने खड़े होकर। ये चीज़ ना आपको कोई समझाएगा नहीं, लेकिन ये अपने आप आती है कि किसी को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। वो मुझे लगता है आप में उस चीज़ की बहुत कमी है। आप चाहे कोई पेपर निकाल लो, आप बड़ी पोस्ट पे भी चले जाओ, लेकिन अपनी लाइफ में जो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैनर्स बोलते हैं इनको, इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर जो मर्जी निकाल लो, पैसा कमा लोगे ना, लेकिन उसके साथ साथ जो इज्जत सोसाइटी आपको देगी या आप दोगे वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तभी हम बोलते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस, क्योंकि किसी से आप बोलेंगे पॉजिटिव वाइब आ रही है, किसी से नेगेटिव आ रही है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाइब का वही हिसाब होता है ना। ये चीज़ कोई सिखाता नहीं है पर आप में होनी चाहिए। चाहे कहीं भी पहुंच जाओ आप, जितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आपके पैसे की जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ऑफसेट का मतलब है, अगर ये एक मेन सर्वे लाइन है जो मैं यहाँ पर से खड़ी हूँ और मान लीजिए आप तक एक इमेजिनरी लाइन जा रही है सीधी, ये मेन सर्वे लाइन है। इसके लेटरल मतलब मैंने यहाँ वाली दीवार का डिस्टेंस निकाला कि मैम जहाँ आप यहाँ खड़े हो वहाँ से 10 मीटर दूर आपके दीवार है, तो 90 डिग्री पे जो दीवार का आपने डिस्टेंस लिया उसको ऑफसेट बोलते हैं। मैम आपके लेफ्ट साइड में एक चेयर पड़ी है, तो आपसे 5 मीटर की डिस्टेंस पे जो चेयर है उसको हमने ऑफसेट बोला। क्या है? लेटरल मेजरमेंट है, लेफ्ट या राइट साइड लिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? बताइए। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलते हैं? चेक लाइन को ही प्रूफ लाइन बोलते हैं। कोई बोल रहा है प्रूफ लाइन क्या होता है? चेक लाइन को ही प्रूफ लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर बता दूं, जो हमारा टाई स्टेशन होता है, अगर आप और बुक्स लेकर अभी बैठे हैं तो इसको ऑक्सिलरी स्टेशन भी बोलते हैं और इसी को ही सब्सिडरी स्टेशन भी बोलते हैं। ये लिखो जल्दी से, फिर मैं आगे चलती हूँ और चेन के बारे में बताती हूँ। इसी को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, इसको ही हम सब्सिडरी स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अनमोल आप एस.के. दुग्गल की बुक रेफर कर सकते हो, उसमें बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बीसी पुनिया की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ है, तो आप ये दोनों रेफरेंस बुक्स देख सकते हो। कोई डाटा भी लिखना है उसके लिए भी, है ना। अब देखो ये लिख लिया। अब आगे बात करते हैं कि मैम जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे हम ऑफसेट मेजर करें चाहे हम लाइन की लेंथ मेजर करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए? चेन चाहिए और टेप चाहिए। तो अब हम बात करते हैं चेन के बारे में। तो टर्म्स यूज्ड इन चेन सर्वे हमारा ऑलरेडी हमने कवर कर लिया और अब हम बात करेंगे सीधा चेन के बारे में। चेन पे आने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो क्या है कि जब भी हम
पूरा सर्वे करेंगे कोई एरिया, आप हेडिंग डालेंगे वेल कंडीशनल ट्राइंगल एंड इल कंडीशनल ट्राइंगल। जब भी हम सर्वे कर रहे थे मैम, हम सर्वे स्टेशन सेलेक्ट कर रहे थे, इस तरीके से सर्वे स्टेशन सेलेक्ट कर रहे थे जो पूरे सर्वे एरिया को कवर करेंगे। तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को मैम आपने क्या बोला था, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को आपने मेन सर्वे लाइन बोला था। तो ये मेन सर्वे लाइन है। जब हम सर्वे करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है, अब मैंने इस पूरी जगह का एरिया निकालना है कि भाई एरिया कितना है, एरिया कितना है, मैं वो निकालना चाहती हूँ। तो हम क्या मानते हैं कि साइट पर जो सबसे इजी ज्योमेट्री है, जिसको साइट पर भी ड्रॉ किया जाता है और जिसका एरिया आसानी से साइट पर निकाला जा सकता है, वो है ट्राइंगल। क्यों है मैं आपको बताती हूँ। तो हम क्या करते हैं, पूरे सर्वे एरिया को हम नंबर ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये मैंने ट्राइंगल बना दिए और एक ट्राइंगल मान लो ये बना दिया। पूरे फिगर में आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, मैम थर्ड ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल। क्या मैं इन सारे ट्राइंगल का अगर सम कर दूं, अगर मैं इन सारे ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दूं, मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, A1, A2, A3, A4 टोटल एरिया मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। हम पूरे सर्वे एरिया को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो गेट हो गया, ESC हो गया, SSC, JEE या स्टेट एग्जाम्स। ये जो ट्राइंगल है इनकी कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि मैम पूरे सर्वे एरिया को आप जो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करोगे वो हमारे वेल कंडीशनल ट्राइंगल या वेल कंडीशनल ट्राइंगल होने चाहिए। वेल कंडीशनल ट्राइंगल हम किसे बोलते हैं, अब यहाँ पर लिखना, मैं बताती हूँ ट्राइंगल क्यों बनाते हैं, एक मिनट। तो वेल कंडीशनल ट्राइंगल के लिए आपको ये लिखना है, वेल कंडीशनल ट्राइंगल कोई भी, आप मुझे बताओ ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा हमेशा, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा हमेशा, मैम 180 डिग्री होगा। तो वेल कंडीशनल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसका कोई भी एंगल आपका 30 डिग्री और 120 डिग्री के बराबर, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जितने भी एंगल हैं दैट शुड नॉट लेस देन 30 डिग्री, और जो नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल वेल कंडीशनल ट्राइंगल के लिए ये तो बात समझ में आ गई मैम कि हमारे 3 एंगल होते हैं, उनका सम 180 होता है, उसमें से अगर एक भी एंगल 30 से कम हुआ तो वो वेल कंडीशनल नहीं कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इल कंडीशनल ट्राइंगल। उसे हम क्या बोलेंगे, इल कंडीशनल ट्राइंगल। इल कंडीशनल ट्राइंगल किसे बोलेंगे, इफ एनी एंगल, कोई एक एंगल भी, अगर इफ एनी एंगल इन ट्राइंगल इज ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट कंडीशन, अगर ये 30 डिग्री से कम हो जाता है तो इल कंडीशनल है। अगर कोई एक भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो भी इल कंडीशनल है। अगर 30 डिग्री से कम भी है और 120 डिग्री से ज़्यादा भी है तो भी ये इल कंडीशनल ट्राइंगल होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। अभी नोट्स के लिए जो मुझे लिखना है वो मुझे इल कंडीशनल और वेल कंडीशनल ट्राइंगल के एंगल की वैल्यू लिखनी है। हम ट्राइंगल को एक ऐसी ज्योमेट्री क्यों मानते हैं कि जिसको हम कंसीडर करें, एक टेढ़ा जा रहा है ना ये लिखा हुआ, ऐसे लिख लेती हूँ, वेल कंडीशनल ट्राइंगल। अब मैं क्या बोल रही थी कि हम ट्राइंगल ही क्यों चुनते हैं, कि हमें ट्राइंगल ही क्यों कंसीडर करना है। मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो आपको ये चीज़ शायद सिखाई जाती होगी कि अगर हमें कोई प्लेन डिफाइन करना है, उसके लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए। कोई प्लेन डिफाइन करना है, जो स्कूल में समझते थे आप 8th क्लास में या मैथ्स में बताते थे हमें कि किसी भी
प्लेन को डिफाइन करने के लिए, किसी भी प्लेन का मतलब क्या है मैम, अगर आप यहाँ से पेन नीचे गिरा दोगे वो कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। मैम जो आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट आ रहे हो, वो कौन से प्लेन में चल रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर मुझे प्लेन दिखाना है, मतलब 2D में अगर मुझे ऐसे करके बात करनी है, तो 2 पॉइंट से मैं 2 डायमेंशनल की बात नहीं कर पाऊंगी। मिनिमम मुझे उस 2 डायमेंशनल को दिखाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होगी। 4 में भी दिखा सकते हैं पर 3 मिनिमम है। तो मिनिमम कितने में काम हो रहा है, 3 में, इसलिए हम ट्राइंगल को चुनते हैं। यहाँ पर पूरे सर्वे एरिया में डिवाइड करते हैं। दूसरी बात, ट्राइंगल का एरिया निकालना और उसको साइड पे डिवाइड करना भी आसान होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। वेल कंडीशनल ट्राइंगल और इल कंडीशनल ट्राइंगल क्लियर हो गया, क्या होते हैं बताइए। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन, अब देखिए जरा, यहाँ पर ये ट्राइंगल बनाए हुए हैं, वेल कंडीशनल ट्राइंगल। आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि एक ट्राइंगल है जिसका एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल बी 80 डिग्री है और एंगल सी 60 डिग्री है। बताओ ये इल कंडीशनल होगा या वेल कंडीशनल होगा। तो आपको ये तीनों एंगल देखने हैं। क्या कोई भी एक एंगल 120 डिग्री से ज्यादा है, मैम नहीं है। कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम है, मैम नहीं है। तो ये कैसा ट्राइंगल हुआ, वेल कंडीशनल ट्राइंगल हुआ। वही मुझे क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा है कि एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 20 डिग्री है, एक एंगल 135 डिग्री है और एक एंगल मेरा 25 डिग्री है। अब मुझे बताओ क्या कोई एंगल 120 डिग्री से ज्यादा है। आपको यही चेक करना है इस क्वेश्चन में, क्या कोई भी एक एंगल 120 डिग्री से ज्यादा है। हाँ मैम है। और एक भी एंगल 120 से ज्यादा हो गया मतलब उसको इल कंडीशनल नाम दे देना है। कोई एक भी एंगल 30 डिग्री से कम है, हाँ मैम ये भी है। यहाँ तो दोनों कंडीशंस हो रही है। अगर एक भी कंडीशन होती, 120 से एक भी एंगल ज्यादा हो जाता, वो भी इल कंडीशनल होता। तो इसको हम बोलेंगे इल कंडीशनल ट्राइंगल। अब कोई आपसे पूछे कि हमें ये बताओ, वेल कंडीशनल तो आपने समझा दिया कि कोई भी एंगल 30 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर एक आइडल केस होता है ना, जो बस आइडल ही होता है, जो हो नहीं सकता एक्चुअल में कभी। होता है ना आइडल केस, जिसमें आपको एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ते हैं। तो आइडल केस बताओ कि वेल कंडीशनल का क्या होगा। आइडल केस ये है कि तीनों एंगल बराबर हो जाएं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये आइडल ही है। प्रैक्टिकली साइड पे मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ऐसा ट्राइंगल चुन लो जिसके सारे एंगल सेम है। तो कोई पूछे वेल कंडीशनल ट्राइंगल का आइडल केस क्या है, आइडल ट्राइंगल क्या है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल हमारे सेम हो जाएं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल हमारे सेम हो जाएं। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो। वेल कंडीशनल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसमें कोई भी एंगल 30 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम साइट पर जब भी पूरे एरिया को अलग अलग ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसा रहे, वेल कंडीशनल रहे। क्योंकि अगर साइट पे ये बन गया तो इसके 2 पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं समझ में ही नहीं आएगा। 25 डिग्री एंगल साइट पे बहुत कम होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हम चेन सर्वे और टेप सर्वे करते हैं तो कौन कौन सी एक्सेसरीज का यूज होता है। आप सबने बताया कि आपने कभी ना कभी चेन या फिर कभी ना कभी टेप को देख रखा है ना। आपने अभी बताया कि आपने चेन या टेप को देख रखा है। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अभी जो डाउट होंगे जब मैं आपको बोलूंगी पूछने के लिए तो आप मुझसे उस टाइम जो भी डाउट्स होंगे वो पूछना। तो चेन को आपने देख रखा है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। चेन में क्या होता है मैम, चेन में हैंडल होता है। एक हैंडल इस तरफ होगा, एक हैंडल दूसरा सर्वेयर पकड़ेगा। तो 2 सर्वेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी मैं चेन की हेल्प से डिस्टेंस मेजर कर सकती हूँ। तो ये 2 हैंडल हैं। इसके अलावा मैम ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में बता दो और इनके बारे में ध्यान से सुनना, यहाँ से स्टेट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं हमारी जो चेन का एक छोटा सा आपको रेफरेंस के लिए जो डायग्राम हम समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखो इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको इसके सारे जो पार्ट्स होंगे उनके बारे में ज़रूर यहाँ से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जो है वो कर पाऊंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जो है वो कर पाऊंगी। तो यहाँ से थोड़ा इसको अलग से बताती हूँ।
जिन जिन ने भी चेन सर्वे किया होगा, और जिसने नहीं किया है, अगर आप बाय चांस कभी फ्यूचर में इस चेन को देखोगे, क्योंकि चेन तो अब आज के टाइम में तो यूज़ कोई भी नहीं करता है सच कहूँ तो, क्योंकि अब हमारे पास और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो हम बाकी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आप कभी यूज़ करते भी हो फ्यूचर में तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने ऐसा डायग्राम बनाया था कि क्लियर हो गया है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर दे रखी है। ठीक है, इसके आगे आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर दूसरा हैंडल दिखा देते हैं। इसके आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दूसरा हैंडल दिखा देते हैं, और मैम इसको ऐसे दिखा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से भी सेम चीज़ है, मतलब ये इस तरीके से है और वहाँ से दूसरा हैंडल दिखा दिया, ये कट कर दिया मैंने बीच से पार्ट। क्लियर है? ये क्या है मैम? हैंडल है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताना यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या है। अच्छा, ठीक ही बन गया वैसे डायग्राम, है ना, ये मैंने ठीक ही बना दिया। अच्छा, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हैं हमारे ये हैंडल, किसके बने होते हैं? जेई वगैरह में पूछा जाता है, एसएससी जेई में नहीं आता है। हैंडल होते हैं ब्रास के। हैंडल किसके होते हैं? ब्रास के। अगर आपसे पूछेंगे कि चेन किसकी बनी होती है? गल्वेनाइज्ड आयरन स्टील की। जो चेन बनी होगी वो किसकी बनी होगी मैम? गल्वेनाइज्ड स्टील की, गल्वेनाइज्ड स्टील की। ठीक है, इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब मैम और बताइए इसके बारे में। मैम इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रूव क्यों दिखा दिया? ग्रूव का मतलब है थोड़ा सा पोर्शन साइड से कट जैसा होता हुआ दिख रहा है, और मैम दूसरी साइड भी दूसरा पोर्शन कट होता हुआ दिख रहा है। अब मैं समझाऊंगी ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी देर में ही इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया? इसको मैंने नाम दे दिया, ये है ग्रूव। ग्रूव मतलब एक छोटा सा पार्ट जो गड्ढा जैसा दिख रहा है, इसके अंदर बना हुआ है। कोई आपसे बोलेगा कि मैम डिस्टेंस कैसे मेजर करें? ये पेपर में आता है। चेन की हेल्प से जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हैंडल से हैंडल के बीच का डिस्टेंस जो होगा, क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ, अंदर से अंदर का, या हैंडल के सेंटर से सेंटर का लूँ? तो दोनों ही गलत बताया मैंने आपको। डिस्टेंस जो आपको मेजर करना है चेन का, आउटर से आउटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का ये पूरा जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैंने आपको बताया पूरा जो डिस्टेंस होगा, कौन सा मैम? ये वाली जो लाइन आपने दिखाई है नीचे वाली, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारा पूरा चेन की लेंथ होगी। पेपर में आता है, ये पेपर में आता है कि चेन में जो डिस्टेंस मेजर करते हो वो कहाँ से कहाँ तक का करते हो? आउटर टू आउटर। 2-3 मैंने देखा है स्टेट एग्जाम्स में भी आया हुआ है। क्लियर है? हैंडल के बाहर से दूसरे हैंडल के बाहर तक का डिस्टेंस चेन लेंथ कहलाता है। सेंटर सेंटर कुछ नहीं होता। अब देखिए, अब हम यहाँ पढ़ेंगे चेन में होते हैं लिंक्स। अब वो कौन से लिंक्स होते हैं उसके बारे में। लिंक किसको बोलते हैं? लिंक कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है, ध्यान से देखिएगा। लिंक कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है? एक सर्कुलर रिंग से दूसरे सर्कुलर रिंग के सेंटर से जाने वाला जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वन लिंक। इसको बोलते हैं लिंक। क्या होता है मैम? सेंटर से, मैं स्टार मार्क करती हूँ अभी, 1 मिनट बस समझा दूंगी फिर स्टार लगा दूंगी। ये सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग से दूसरे सर्कुलर रिंग के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं मैम? लिंक बोलते हैं। तो पहला लिंक कहाँ तक का डिस्टेंस है मैम? हैंडल से लेकर पहले सर्कुलर रिंग तक का जो डिस्टेंस है वो पहला लिंक होता है। तो वैसे ही आगे बढ़ते जाओ, आपको नंबर ऑफ लिंक्स एक चेन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी हमें क्लियर हो गया। तो जब मैं बोल रही हूँ चेन की लेंथ है 30 मीटर, तो 30 मीटर मतलब उसके आउटर से लेकर आउटर तक का डिस्टेंस मैंने बताया है। ये नोट डाउन कर लिया तो मुझे बताना, ये नोट डाउन कर लिया है तो मुझे बताना, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चेन के टाइप पर आती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो आप डिस्टेंस मेजर करते हो वो आउटर टू आउटर करते हो, ये चीज़ पूछी जाती है। चेन जो है गल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है, ये पूछी जाती है। और चेन की अलग अलग लेंथ और उसमें कितने लिंक्स होते हैं ये पूछे जाते हैं। ये कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन? चलो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जिन्होंने चेन यूज की है। कौन सी चेन यूज की है आपने?
सबसे पहले बताओगे आपने कौन सी चेन यूज़ की है कॉलेज में? मीट्रिक चेन यूज़ की होगी, मीट्रिक चेन यूज़ की होगी, है ना। अब मीट्रिक चेन मैं बता रही हूँ वो क्या होती है, सारे पार्ट्स बताऊंगी अभी। अब देखो मीट्रिक चेन यूज़ की होगी। मीट्रिक चेन जो होती है हमारी कितनी लेंथ में अवेलेबल होती है मैम? 30 मीटर की होती है, 20 मीटर की होती है, 10 मीटर की होती है और 5 मीटर की होती है। लेकिन मैक्सिमम हमने कौन सी लेंथ की यूज़ की होती है? 30 या फिर 20 मीटर की। ठीक है, अच्छा ये तो आपने मैम लेंथ बता दी। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी, अब यहाँ से मेंशन करूँगी जो पॉइंट्स उनको ध्यान से देखिएगा और मुझे आंसर कीजिएगा। वन लिंक, एक लिंक की लेंथ कितनी है? एक लिंक की लेंथ है 200 mm। एक लिंक की लेंथ है 200 mm, तो मतलब 1 mm में कितने लिंक होंगे मैम? 1/200 लिंक होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितने लिंक होंगे तो 1/200, और ये mm से मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 5। तो इसका मतलब 1 मीटर में कितने लिंक्स होंगे? 5 लिंक होंगे। क्लियर हो गया? 1 मीटर में कितने लिंक होंगे? 5 लिंक होंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर एक लिंक 200 mm का है, 1 mm में 1/200, 1 मीटर में 1000/200, तो 1 मीटर में 5 लिंक। अब मुझे बताओ 30 मीटर चेन में कितने लिंक्स होंगे? अगर 1 मीटर चेन में, लिंक का मतलब मैंने समझा दिया क्या होता है। अगर 1 मीटर चेन में 5 लिंक हैं तो 30 मीटर में कैसे निकालोगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे। 20 मीटर में कैसे निकालोगे मैम? 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो 30 मीटर चेन में कितने लिंक्स होते हैं? 150 लिंक्स। 20 में कितने होते हैं? 100 लिंक्स। 10 में कितने होंगे बताओ? 10 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 5 से, 50 लिंक। और 5 में कितने होंगे मैम? 25 लिंक। तो ये वाली जो कहानी है ये क्या हो गई? लिंक्स। तो आपसे पूछा जाएगा कितने मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं, ये भी आप बता दोगे। कितने मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं, क्या ये भी बता दोगे? बताओ। हाँ मैम ये भी बता देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसके आगे चलते हैं। अब जब मैं किसी चेन या टेप को यूज़ कर रही हूँ उसमें तो गलती होगी, उसमें एरर आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कितना एरर एक्सेप्टेबल है। जैसे मैं आपको बोल रही थी नहीं, आप 20 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करके आ रहे हो और उसमें 2 mm का एरर आ रहा है, तो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर 2 mm का एरर आ रहा है तो मैं उसको निगलेक्ट कर दूंगी, बोलूंगी कोई बात नहीं, इतनी गलती तो हो ही सकती है किसी से भी, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना एक्यूरेसी या कितना एरर एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर अगर आप 30 मीटर की चेन देखो तो इसमें प्लस माइनस, मैं समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। 8 mm जो एरर होता है वो हमारा एक्सेप्टेबल है, इसमें प्लस माइनस 5 mm, इसमें प्लस माइनस 3 mm, यहाँ पर प्लस माइनस 2 mm। मतलब ये बात है कि अगर मैं 30 मीटर की चेन से डिस्टेंस मेज़र करूंगी और डिस्टेंस मेज़र करते टाइम मैंने वो डिस्टेंस 8 mm ज़्यादा मेज़र कर लिया, 30.8 mm मेज़र कर लिया, या 30 से 8 mm कम मेज़र कर लिया, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। उसमें हम ये नहीं मानेंगे कि आप बहुत बड़ी कोई गलती करके आ गए हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको वो लिखते हैं टॉलरेंस, कि कितनी टॉलरेंस है फॉर 30 मीटर चेन, कितनी टॉलरेंस है फॉर 20 मीटर चेन। टॉलरेंस ना इंग्लिश वाले शब्द से बना है, टॉलरेट करना। जैसे आप बोलते हो हम किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा होगा जो आपको तंग करता होगा, आपको लगता होगा यार इसको टॉलरेट कौन करेगा। तो वैसे ही ये वाली टेप या फिर ये वाली चेन प्लस माइनस 8 mm, 5 mm, 3 mm वाले डिस्टेंस को टॉलरेट कर पाएगी। ठीक है, नहीं इसमें 2 mm होता है, 5 मीटर में 2 mm होता है। ये हमारा मीट्रिक चेन के लिए आ गया, ये हमारा मीट्रिक चेन के लिए आ गया। मीट्रिक चेन में कोई डाउट किसी को? मीट्रिक चेन में कोई डाउट किसी को? ये वाली सारे लिंक्स आपको याद हो गए साथ में। अब मैम जब हम चेन की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो एक प्रॉब्लम आएगी, टेप में तो लिखा रहता है 1 2 3 4 5, सीधा मुझे पढ़ना होता है तो 1 2 3 4 5 में सीधी मैं रीडिंग लेंथ मेजर कर देती हूँ।
पर चेन में तो लिखी नहीं रहती मैम, 1 2 3 4 नंबर तो लिखे नहीं रहते। अब मैं चेन से कैसे डिस्टेंस मेजर करूं, क्योंकि इसमें तो नंबर लिखे नहीं रहते। अब चेन से भी तो काम आसान बनाना है हमें अपना नंबर मेजर करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, चेन में हर 1 मीटर डिस्टेंस पर एक सर्कुलर रिंग लगाएंगे। हर 1 मीटर डिस्टेंस पर क्या लगाएंगे मैम, एक सर्कुलर रिंग लगाएंगे, पहली बात, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग होगी। अभी मैं किसके लिए बता रही हूँ, मान लो 30 मीटर की चेन जो आपने कॉलेज में यूज की होगी, हर एक 5 मीटर पे टैली लगाऊंगी। अब मैं आपको समझाती हूँ, देखो मान लो मैम आपने जो बनाया था हैंडल कुछ इस तरीके से, ये हैंडल है, ठीक है। अब इतना अच्छा नहीं बनेगा, मैं सीधी सीधी चेन ही बना रही हूँ बस, ये हैंडल और यहाँ तक मान लो ये 30 मीटर का डिस्टेंस और ये वाला हैंडल की दूसरी साइड। मैम जब आपका 5 मीटर कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे, एक टैली मतलब टैग्स बोलते हैं जिसको, हमने पहले 5 मीटर पे एक टैग लगा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मैम हमने 10 मीटर पर दूसरा टैग लगा दिया और दूसरे टैग की शेप इस शेप से थोड़ी सी अलग रखी। तो ये कितने पे आया मैम, 10 मीटर पे आया। ये ना थोड़ा मेरे को छोटा बनाना पड़ेगा तब इस चेन में फिट होगा। अच्छा मैम आपने पहले 5 मीटर पे पहला टैग लगा दिया, 5 मीटर पे, फिर आपने 10 मीटर पे वो टैग लगा दिया। अभी इसको बताऊंगी याद कैसे रखना है। फिर मैम आपने 15 मीटर क्या होगा इसके लिए मैम, सेंटर होगा, तो ये टैग लगा दिया। अब इस हैंडल से जो पहला आएगा उसमें भी पहले की सेम शेप, जो दूसरा आएगा उसमें भी सेम शेप, मतलब ये यहाँ से 5 मीटर है, यहाँ से ये 10 मीटर है। अब देखो मैंने क्या किया, इनको बोला टैलीज, इनको बोला टैलीज या फिर इनको बोला टैग्स। अब मैं जब चेन की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें लेंथ वगैरह लिखी नहीं रहती, तो मुझे इन टैलीज की हेल्प से देखना पड़ता है कि मैंने कितना डिस्टेंस मेजर कर लिया है। और पेपर में पूछा जाता है 30 मीटर की चेन है, हर एक 5 मीटर पर मैंने एक टैली लगाई। किसी ने लिखा है आफ्टर 5 लिंक। आदर्श बताओ क्या 5 लिंक के बाद लगाई है या फिर 5 मीटर के बाद लगाई है? क्या ये अलग अलग है दोनों बातों का मतलब? अभी एक लिंक कितने मीटर पे होता है वो पढ़ा, तो क्या 5 मीटर पे लगाना और 5 लिंक्स के बाद लगाना दोनों अलग है इनका मतलब? तो मैम पहली जो टैली लगी है ना, उसका नीचे एक छोटा सा पॉइंटेड मुंह बना हुआ है, फेस है छोटा सा, है ना। जो दूसरी टैली है उसमें मैम 2 फेस बने हुए हैं। यहां से भी आएंगे तो पहली टैली में एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, जब 2 पे आएंगे तो 2 पॉइंट बने होंगे। तो अगर मुझसे पेपर में पूछा जाए, अगर मुझसे पेपर में ये चीज पूछ ले वो कि बताओ जरा, अगर 30 मीटर की चेन है तो ये वाली टैली मतलब आप कितने डिस्टेंस पर हो, आंसर बता दो मुझे। अगर आप 30 मीटर की चेन यूज कर रहे हो तो बताओ कि ये वाला कितना डिस्टेंस पर होगा, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर या 14 मीटर, कितने मीटर पर लगा होगा? अभी देखा है, अभी अभी पढ़ा है हमने। जिसके नीचे ये 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितने पे होगा मैम, ये 10 मीटर पर लगा होगा। तो इसका आंसर हम ऑप्शन बी कर देंगे। तो क्लियर हो गया कि अगर यहाँ से इस तरीके का सवाल हमसे पूछा जाता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हर 1 मीटर पे सर्कुलर रिंग लगा होगा, पर 5 पे सर्कुलर नहीं लगाना, जहाँ टैली लगी है वहाँ सर्कुलर रिंग नहीं लगा होगा। यही चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया? बोलिए जल्दी से, क्लियर हो गया? इस 15 मीटर पे आप ये भी लगा सकते थे जिसके 3 फेस बने होते। अगर 3 पॉइंट्स हैं तो मतलब ये स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। 3 पॉइंट वाला अगर हो तो मतलब वो स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पर लगा हुआ है। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक तो बता दीजिए जल्दी से। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो बता दीजिए। तो पहली थी हमारी मीट्रिक चेन, और मीट्रिक चेन में हमने देखा कि टैलीज को लगा दिया गया है। टैलीज की हेल्प से हम लोग इजीली जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए डिस्टेंस मेजर करना आसान हो जा रहा है। ये तो थी हमारी मीट्रिक चेन। लेकिन मैम हमसे क्या पूछा जाता है पेपर में कि गंटस चेन की लेंथ बताओ, रेवेन्यू चेन की लेंथ बताओ, और तीसरी कौन सी चेन आती है? गंटस चेन आती है, रेवेन्यू चेन आती है, और लास्ट वाली इंजीनियर्स चेन। इनकी कितनी लेंथ होती है, इसमें कितने लिंक्स होते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है।
तो अब अगर मैं पूछूं आपसे, आपका नेक्स्ट जो टाइप ऑफ चेन है, नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ चेन है दैट इज योर गंटर्स चेन। तो अगली जो चेन है, जो दूसरी, पहली थी मीट्रिक चेन, जो दूसरी है हमारी गंटर्स चेन। तो गंटर्स चेन के बारे में मुझे क्या याद रखना है, गंटर्स चेन की लेंथ कितनी होती है, कितनी लेंथ होती है, कोई बता सकता है? गंटर्स चेन की लेंथ के पीछे की कहानी किसी को पता है कि 66 फीट क्यों होती है? 66 फीट होती है और इसमें 100 लिंक्स होते हैं। 66 फीट होती है और 100 लिंक्स होते हैं। तो अगर इतने लेंथ है और इतने लिंक्स हैं तो एक लिंक की लेंथ कितनी होगी? 1 लिंक इज इक्वल्स टू मैम 66 डिवाइडेड बाय 100, मतलब मैं बोल सकती हूँ 0.66 फीट के बराबर एक लिंक होगा। ये कौन सी चेन हुई मैम? गंटर्स चेन। गंटर्स चेन का यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है लैंड मेजरमेंट में। मतलब मुझे जब बहुत ज़्यादा एरिया मेज़र करना है या लेंथ मेज़र करनी है रोड के अलॉन्ग, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। क्यों करती हूँ वो भी मैं समझाती हूँ, मैं इसकी कहानी भी बताऊँगी। पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, नहीं तो हमारा टाइम जो है वो बीतता जाएगा और हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस हमें ज़्यादा लेनी पड़ जाएंगी। तो गंटर्स चेन में अब अगली बात यह है कि अगर आप 80 बार गंटर्स चेन को लाइन की लेंथ के अलॉन्ग रखते हो, मैंने यहाँ से रखनी शुरू की और ये पहली बार मैंने गंटर्स चेन को रखा, दूसरी बार, तो अगर मैं बोलूँ 80 टाइम्स मैं ग्राउंड पर गंटर्स चेन को रखती हूँ तो वो किसके बराबर होगा? एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, समझ रहे हो? ये गंटर्स चेन एक बार रखी, दूसरी बार रखी, तीसरी बार रखी, तो ऐसे रखते रखते जो आपका 80 गंटर्स चेन होंगी, ग्राउंड का जो 80 गंटर्स चेन होंगी वो पूरी लेंथ किसके बराबर बन जाएगी? वो 1 माइल के बराबर बन जाएगी। तो अगर ग्राउंड में मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, 1 माइल कितना है, मैं 80 बार गंटर चेन को बिछा दूंगी, वो 1 माइल के बराबर होगा। अगर मुझे मेजर करना है कि ग्राउंड पर 1 एकड़ किसके बराबर है, अगर मुझे ग्राउंड पर मेजर करना है मैम 1 एकड़ का एरिया, तो मैं क्या करूंगी? मैंने एक बार एक गंटर चेन को यहाँ इस तरफ से बिछाया, इसको ऐसे बना देते, मैंने एक गंटर चेन इस तरीके से बिछाई, तो इसको क्या बोला मैम? ये 66 फीट हो गया। और 10 गंटर चेन को इस डायरेक्शन में बिछा दिया, 10 गंटर चेन को इस डायरेक्शन में बिछा दिया, तो ये जो टोटल एरिया यहाँ पर कवर हुआ ना, क्या हुआ मैम? आप एक डायरेक्शन में एक बार चेन को रखते हो और यहाँ पर कितनी रखी है? 10 गंटर चेन, तो 10 गंटर चेन, ये जो टोटल एरिया मैम यहाँ पर बनाना, ये जो टोटल एरिया मैम यहाँ पर बनाना, ये वाला, ये जो सारा एरिया है, ये एरिया कितना है हमारा? ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे 1 एकड़, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 एकड़ किसके बराबर होता है? 1 एकड़ 4356 फीट स्क्वायर। तो 66 मल्टीप्लाई बाय 660 कर देना, 10 गंटर चेन मतलब 66 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 43560 फीट स्क्वायर के बराबर आ जाता है। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अमित लिख रहा है कि मैं रोज यूज करता हूं, तो अमित आप साइट पे कौन सी चेन यूज करते हो? यही वाली करते होंगे, सबसे ज्यादा तो गंटर्स चेन का यूज किया जाता है ना, यही वाली यूज करते होंगे। तो ये 1 एकड़ हो गया। आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है मैम? फॉर एग्जाम इसकी लेंथ कितनी होती है, ये जितनी भी चेन मैं आपको समझा रही हूँ सभी का लेंथ और उसमें कितने लिंक्स हैं और हर एक लिंक की लेंथ कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। हर एक लिंक की लेंथ कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, गंटर्स चेन के बाद इसकी कहानी बढ़ाएंगे अभी, ठीक है? गंटर्स चेन पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गंटर्स चेन के बाद आती है हमारी नेक्स्ट चेन जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू चेन। अच्छा मुझे बताइए रेवेन्यू चेन की लेंथ कितनी होती है? गंटर्स चेन के बाद आती है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन की लेंथ कितनी होती है? ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, सिर्फ सवालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 33 फीट होती है मैम लेंथ, 33 फीट होती है इसकी लेंथ। और इसमें कितने लिंक्स होते हैं मैम? 16 लिंक होते हैं। तो अगर 16 लिंक में 33 फीट है तो एक लिंक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 33 डिवाइडेड बाय 16 फीट। 33 डिवाइडेड बाय 16 फीट हमारे एक लिंक की लेंथ होगी। ये हो गई रेवेन्यू चेन। फोर्थ पर आते हैं, रेवेन्यू चेन के बाद अब अपने फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, ये तीसरे को ले जाते हैं ऊपर। अच्छा,
फोर्थ आती है इंजीनियर्स चेन, फोर्थ आती है हमारी इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर्स चेन। इन सभी का बस लेंथ याद रखना और कुछ नहीं। लेंथ कितनी है, लिंक कितने हैं। इंजीनियर्स चेन कितनी होती है मैम, 100 फीट लॉन्ग होती है और उसमें 100 ही लिंक्स होते हैं, 100 फीट लॉन्ग 100 ही लिंक्स। तो एक लिंक की लेंथ किसके बराबर होती है, एक लिंक की लेंथ 1 फीट के बराबर होती है, एक लिंक की लेंथ 1 फीट के बराबर होती है। क्लियर हो गया ये, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा सा टॉपिक आज हमने और पढ़ना है, थोड़ा सा टॉपिक हमने आज थोड़ा और पढ़ना है। 1 मिनट दीजिए। ठीक है, 100 फीट। हाँ अच्छा, अभी आपने किसी ने पूछा कि गंटस चेन, इसी को ही सर्वेयर चेन बोलते हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो गंटस चेन है उसी को सर्वेयर चेन बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली चेन है। ये लिख लिया आपने, चेन और टेप के बारे में लिख लिया। जनरली जो लिंक की लेंथ होती है गणेश, वो डिपेंड करती है आप कौन से चेन की बात कर रहे हो। जैसे आपने अभी सवाल पूछा ना, अभी आपने जो सवाल पूछा वो अधूरा इसलिए है क्योंकि अगर मैं मीट्रिक चेन की बात करूं तो वो हमारी 200 mm होगी एक लिंक की लेंथ। अगर मैं रेवेन्यू चेन की बात करूं तो 33/16 फीट होगी। इंजीनियर्स चेन की बात करूं तो एक लिंक हमारा 1 फीट के बराबर होगा। सर्वेयर चेन जो होता है वही हमारा गंटस चेन भी होता है। अब मुझे डाउट बताओ अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई। 1 एकड़ का मतलब है कि अगर मैं ग्राउंड पर जाती हूँ, अगर मैं ग्राउंड पर जाती हूँ और एक सीधी लाइन इस तरफ को खींचना चाहती हूँ, सीधी लाइन ग्राउंड पे कैसे खींचेंगे अभी समझाया नहीं है, मैं समझाने वाली हूँ आपको। इस तरफ को मैंने एक बार गंटस चेन बिछा दी, इस तरफ को सीधी लाइन में मुझे 10 बार गंटस चेन को बिछाना है, तो हमने जो एरिया कवर किया होगा ना, अगर ग्राउंड का वो एरिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा 1 एकड़ के बराबर होगा, 1 एकड़ के बराबर होगा। मतलब एक बार, मानो मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मैंने एक बार ऐसे को गंटस चेन बिछाई, ठीक है, एक बार गंटस चेन बिछाई, मैंने एक रेंजिंग रोड यहाँ लगा दी, एक रेंजिंग रोड यहाँ लगा दी, क्योंकि अभी रेंजिंग रोड नहीं पता है आपको, मैंने शायद इसलिए कंफ्यूजन है। फिर क्या किया, इस कोने से मैंने 10 बार गंटस चेन आगे रखी, एक रेंजिंग रोड वहां लगा दी, और सिमिलरली दूसरे कोने से भी 10 बार गंटस चेन आगे रखी, एक रेंजिंग रोड यहाँ लगा दी। क्या ग्राउंड पे 4 रेंजिंग रोड लगी हुई है इस टाइम पे? क्या ग्राउंड पे 4 कोनों पे रेंजिंग रोड लगी हुई है? उसके बीच का जो एरिया है वो 1 एकड़ है, उसके बीच का जो एरिया है वो 1 एकड़ है। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, 1 एकड़ इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 गंटर चेन है तो 66 मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप इसको यहाँ पर, ये क्या है मैम, फीट स्क्वायर आ जाएगा, 66 फीट 66 फीट, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो 43560 फीट स्क्वायर आ जाएगा। ये 66 हो गया ना, ये 10 गंटर चेन मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 66 फीट। अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया, बताओ। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। जनरली ज़्यादातर आप मीट्रिक चेन ही यूज़ करते हो, तो वो मैंने आपको समझा दिया। और पेपर में जो पूछा जाता है उसमें कितने लिंक्स होते हैं, लिंक की लेंथ कितनी होती है, कितनी टेलीज होती हैं, टेलीज की शेप क्या होती है, हर 30 मीटर की चेन में हर 5 मीटर के बाद एक टेली लगाई जाती है, यही सवाल पेपर में आते हैं। तो जो आप बोल रहे हो चीज़ें वो जो नहीं आती हैं, मैं उनके बारे में यहाँ बता भी नहीं रही हूँ। मैंने पहले ही बोला था हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम वो पढ़ेंगे जो पेपर में ज़्यादातर या पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप मुझसे पूछो जो अभी मैंने आपको समझाया उसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो। बाकी आप बोल रहे हो इन सबकी लेंथ मीटर में बतानी है, मैं आपको यूनिट कन्वर्जन समझा दूंगी, आपको बस वो यूनिट कन्वर्ट करके यहाँ पर वैल्यूज निकाल लेनी है, अगर आपको फीट वाली लेंथ निकालनी है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक इसके आगे देख लेते हैं जो कि है हमारा टेप। अब चेन के बाद जो नेक्स्ट हम एक्सेसरी यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, चेन के बाद मैम जो नेक्स्ट एक्सेसरी यूज़ करते हो वो है टेप। टेप को आप कहाँ पर यूज़ करते हो मैम, टेप को आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पर जो मेज़रमेंट लेनी है थोड़ी सी एक्यूरेट चाहिए हम लोगों को, क्योंकि चेन को ना आज के टाइम में सब लोग अवॉइड करते हैं। अब आ गया है सबका, अगर मैं बोलूँ सबसे ऊपर वाला, टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, सिर्फ चेन आपको कॉलेज में देखने को मिलेगी। अब देखिए,
अब देखिए, अभी चेन का एक ही फोटो लेकर आई हूँ, अगर मुझे और मिलती है तो मैं और दिखा दूंगी, पर मीट्रिक चेन ज़्यादातर यूज़ की जाती है इसलिए मैंने वो दिखा दी। यूनिट कन्वर्जन मैं अलग से आपको लिखवा दूंगी, कितना फीट कितना इंच, थोड़ा बहुत मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, फीट इंच यार्ड इनमें कन्वर्जन करना, पर ये मीटर वाली मैं आपको समझा दूंगी अलग से, ठीक है। अभी अभी वाले टॉपिक पे आते हैं, मैं एक स्लाइड में सारी यूनिट्स लिख कर आ जाऊंगी, आप वहां से देख लेना, उसमें टाइम बच जाएगा। अच्छा, अभी पहले टेप पर बात करते हैं, इसकी कहानी आज लास्ट में जानेंगे, कंटस चेन की कहानी हम आज लास्ट में जाने तो चलेगा, ठीक है। ये टेप वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, छोटा सा ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, टेप की कैसे इन्वेंशन हुई कि अब बोला कि अब टेप जो है सबसे पहले हम इसको कहाँ पर मेजर करेंगे, यूज फॉर मेजर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट जहाँ करनी है, और इसको हमने क्लासीफाई इस बेसिस पे किया कि टेप किस मटेरियल का बना हुआ है। इसमें भी एरर होंगे, जो भी मेजरमेंट लेंगे सब में एरर होगा। अब सबसे पहले आई मैम क्लॉथ और लाइनन टेप। क्लॉथ और लाइनन में नाम से क्या पता चल रहा है, क्लॉथ और लाइनन में मैम नाम से पता चल रहा है कि ये कपड़े की बनी होगी, इट इज मेड ऑफ क्लॉथ और लाइनन। तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड लाइनन, क्लॉथ और लाइनन, या तो ये कपड़े की बनी होगी। अब कपड़े की टेप के साथ प्रॉब्लम क्या आई कि मैम जब हम इससे डिस्टेंस मेजर कर रहे थे और ग्राउंड में हवा चली तो ये मुड़ गई, ये ट्विस्ट हो गई, या मैं जब सर्वे करने गई थी तो मेरा मूड अच्छा नहीं था और मैंने उसको जोर से खींच लिया, क्योंकि दो सर्वेयर होंगे ना, एक यहाँ से पकड़ा होगा दूसरे ने यहाँ से पकड़ा होगा, उसने बोला अच्छा अब मैं बताता हूँ। अब गर्मियों में तो दिमाग वैसे भी थोड़ा खराब हो जाता है ना सर्वे करते टाइम, अगर आपने सर्वे कैंप लगाया होगा तो आपने जोर से खींच दिया तो कपड़े की फिर जो टेप है वो भी खत्म हो गई साथ में। तो इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर हम इसको जोर से स्ट्रेच कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ गेट अफेक्टेड, ड्यू टू स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ गेट अफेक्टेड। तो इसकी लेंथ में अफेक्ट आ जाता है, इट्स लेंथ गेट अफेक्टेड, है ना। अब सर्वे कैंप करते टाइम अब आपने ऐसा किया तो ये इसकी वजह से भी अफेक्ट हो गई। दूसरी चीज़ मैम आपने बताया कि अगर हवा चल रही है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगी, टेप गेट अफेक्टेड बाय विंड। क्या लिख सकती हूँ, टेप गेट अफेक्टेड बाय विंड। तो इसको आज के टाइम में हम यूज़ नहीं करते हैं, अफेक्टेड बाय विंड। क्लियर हो गया, क्लॉथ और लाइनन की बनी होगी, इससे कुछ भी नहीं पूछा जाता, इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता। अच्छा, अब आगे चलते हैं, स्ट्रेच करने से लेंथ अफेक्ट होगी, बाकी 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर में होती है। अच्छा, ये सबसे कम एक्यूरेट होगी, इसको नहीं प्रेफर करेंगे, सबसे कम एक्यूरेट होगी। आगे चलते हैं, क्लॉथ एंड लाइनन के बाद हमने सोचा कि कपड़े में तो भाई जान ही नहीं थी, जोर से खींच रहे थे तो फट जा रहा था। अब हमने सोचा अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रांग बनाते हैं। तो कपड़े को स्ट्रांग बनाने के लिए हमने इसमें रीइंफोर्समेंट की, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कपड़े में हमने रीइंफोर्समेंट की ब्रास एंड कॉपर वायर की। तो अगर ब्रास एंड कॉपर वायर, ब्रास एंड कॉपर वायर, ब्रास एंड कॉपर वायर आर reinforced, brass and copper wire are reinforced in, किसमें reinforcement की, क्लॉथ एंड लाइनन टेप में। क्लॉथ एंड लाइनन टेप की प्रॉब्लम ये भी थी कि वो अपने आप में स्ट्रांग नहीं थी, जोर लगाने से फट जा रही थी, तो मैंने इसमें ब्रास और कॉपर वायर को इंसर्ट कर दिया ताकि थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी अभी भी इट इज अफेक्टेड ड्यू टू टेम्परेचर, अभी भी किसकी वजह से, कपड़ा भी होता है ना टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट हो जाता है, तो अभी भी ये अफेक्ट किसकी वजह से हो रही है, टेम्परेचर की वजह से। मतलब जब मैं इसकी हेल्प से ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करूंगी तो भी एरर आ जाएगा, कम टेम्परेचर पे काम करूंगी तो भी एरर आ जाएगा, तो हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैम क्वेश्चन में क्या आता है एग्जाम में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, मेटेलिक टेप में किसको रीइंफोर्स्ड किया जाता है, ब्रास और कॉपर वायर को। मेटेलिक टेप में किसको रीइंफोर्स किया जाता है, ब्रास और कॉपर वायर को किया जाता है। अच्छा, अब हमने सोचा थोड़ी और एडवांसमेंट करते हैं, अब कपड़े को छोड़ते हैं और मेटल पे आ जाते हैं। तो अब हमने मोर एक्यूरेट, अब ये वाली जो बनाई, जो आपकी स्टील टेप है, इट इज मोर एक्यूरेट देन मेटेलिक टेप, मोर एक्यूरेट देन मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप से ज़्यादा एक्यूरेट थी,
ठीक है, इन टेप के बारे में इतना ही पढ़ना है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं, पेपर में आता भी नहीं है ये। और दूसरी बात क्या है, बट क्योंकि ये भी मेटल है, क्योंकि स्टील भी अफेक्ट होता है ड्यू टू टेम्परेचर, तो इसकी वजह से भी अफेक्टेड ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से अफेक्टेड था। लेकिन क्लॉथ से ज़्यादा अच्छा है, मेटेलिक टेप से ज़्यादा अच्छा है। स्टील जो है वो स्ट्रांग भी है, बस टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट हो रहा है। लास्ट आया, लास्ट अभी की क्लास के लिए भी लास्ट। तो इसके बाद हमने अब क्या किया, हमने इसको और एडवांसमेंट किया। हमने सोचा कि स्टील में स्ट्रेंथ तो है, स्टील टेप में ऐसे इधर उधर हवा की वजह से ट्विस्ट तो नहीं होने वाली, जोर लगाएंगे तो फटने भी नहीं वाली। तो अब प्रॉब्लम सिर्फ क्या थी, टेम्परेचर की थी मैम। तो टेम्परेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टील में किसको मिला दिया, स्टील में एक अलॉय मिला दिया जिसको बोलते हैं निकल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास में टेप वाले टॉपिक से, इनवार टेप, यही आता है यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, इनवार टेप किससे बनी होती है। तो इनवार टेप में आप क्या बोलेंगे, इनवार टेप इसमें स्टील होता है मैम 64% और निकल होता है 36%, और निकल होता है 36%। तो ये हमारी इनवार टेप होती है, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो कोई पूछे सबसे एक्यूरेट टेप कौन सी है मैम, इनवार टेप है। क्यों, क्योंकि इट हैज़ लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये पढ़ा होगा आपने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, बहुत सब्जेक्ट तो आप अभी तक पढ़ चुके हो। लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है ये सबसे कम अफेक्ट होती है टेम्परेचर की वजह से, मतलब टेम्परेचर की वजह से ना के बराबर ही अफेक्ट होती है। तो इसको यूज कहाँ किया जाता है, मोस्ट एक्यूरेटली है, और लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। ये हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी से हम काम करना चाहते हैं। इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको आप अल्फ़ा से डिनोट करते हो, 0.122 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये वैल्यू मैंने देखा नहीं, वैसे किसी पेपर में पूछी जाती है, पर क्योंकि इनवार टेप से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने लिखा दिया। तो यहाँ से ये सवाल जो स्टार मार्क किया है, स्टील कितना होता है, निकल कितना होता है। तो ये हो गई हमारी सारी टेप। सवाल देखो यहीं से ही आता है, टेप में सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जहाँ से पूछेगा। पहला पूछेगा मेटेलिक टेप में किसको रीइंफोर्स किया जाता है, आप लिखेंगे मैम ब्रास और कॉपर को। दूसरी चीज़ इनवार टेप में स्टील और निकल होता है। ये बिल्कुल सही बोला नंदलाल, मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। क्या होता है जब हम इसमें निकल को मिला देते हैं ना, ये सॉफ्ट हो जाती है। पर अब मैंने वही बोली, जैसे मैं आपको, आप सभी मेरे पढ़ाने के तरीके से खुश नहीं होंगे, तो वैसे ही सारी प्रॉपर्टीज़ हमें एक में देखने को नहीं मिलेगी। एक अगर चीज़ बहुत अच्छी है तो दूसरी चीज़ उसके कंपैरिजन में कम है। तो ये एक्यूरेट बहुत हो गई है, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है इसमें एक अलॉय को मिलाने की वजह से। लिख लिया आपने ये इनवार टेप, लिख लिया आपने ये। इसके आगे की जो बातें हैं वो हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी, अगर उसमें कोई कुछ पूछना है आपको जो नहीं समझ में आया है तो वो मुझे बताइए। हाँ, चेन और टेप में सौरभ आनंद, टेप ज़्यादा एक्यूरेट है, और टेप में सबसे ज़्यादा इनवार टेप एक्यूरेट है। क्योंकि चेन में क्या होता है, कई बार वो जो लिंक है ना, अगर लिंक की लेंथ ऊपर नीचे हो गई तो चेन की लेंथ कम ज़्यादा हो जाएगी। मतलब चेन में जो आपको लिंक बने हुए दिखाए थे ना, ऐसे करके जुड़े हुए थे, अगर वो ज़्यादा खुल गए हमसे या ज़्यादा टाइट हो गए तो उसकी लेंथ कम ज़्यादा हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो चेन और टेप में आपका टेप ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और कोई चीज, और कोई क्वेश्चन? जो मैंने टेलीज के बारे में बताया, वो टेलीज मैंने सिर्फ आपको मीट्रिक चेन के लिए बताई। मीट्रिक चेन जिसकी लेंथ 20 मीटर और 30 मीटर है, उसमें हर एक 5 मीटर पे एक टेली या फिर एक टैग को लगाया जाता है। ठीक है, उसमें टेली या टैग को लगाया जाता है। मुझे बताइए एक चीज़ बताइए, जो क्रिकेट देखते हो, आईपीएल देख रहे हो ना आजकल? कोई सुबह ही पूछ रहा था मैम आईपीएल देखना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दो जल्दी से, क्रिकेट पिच में जो उसकी लेंथ होती है कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी होती है? 2 मिनट लूंगी आपके ब्रेक के। क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी होती है? आईपीएल देख रहे हो, अगर नहीं भी पता तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको पता है वो बहुत महान है,
नहीं पता तो क्या हुआ, क्रिकेट तो एंजॉय करने के लिए देखते हैं ना, कि ये थोड़ा ना देख रहे होते हैं कि बैट की लेंथ कितनी है, क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी है, एरिया कितना है। पर फिर भी बता दो, 22 गज, बिल्कुल सही बताया आपने। तो अच्छा, अगर 22 गज होती है तो इसको 22 गज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यार्ड बोलते हैं ना। जो अभी मैंने यार्ड लिखाया था, क्या वही होता है? ये जो यार्ड लिखाया था ये वही होता है? बताइए, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैम आपने सही बोला, बिल्कुल मैम आपने सही बोला। क्रिकेट पिच की लेंथ होती है 22 गज। अगर 22 गज होती है इसका मतलब होता है कि 22 यार्ड, 22 यार्ड होता है। एक यार्ड में कितना फीट होता है? सुबह की क्लास में बताया था आपको। 1 यार्ड कितने फीट के बराबर होता है? 1 यार्ड इज इक्वल टू कितने फीट के बराबर होता है? जल्दी से बता दो। 1 यार्ड कितने फीट के बराबर होता है? 1 यार्ड कितने फीट के बराबर होता है? बता दो, फिर ही ब्रेक मिलेगी, नहीं तो मैंने जाने नहीं देना है आपको आधे घंटे बीच में भी। 1 यार्ड इज इक्वल टू, वेरी गुड, 3 फीट के बराबर होता है। तो मैम 22 यार्ड किसके बराबर होगा? मैम 66 फीट के बराबर होगा। क्रिकेट का इन्वेंशन कहाँ हुआ था सबसे पहले? क्रिकेट का इन्वेंशन मतलब क्रिकेट कहाँ खेला गया था, कौन से कंट्री में? क्रिकेट सबसे पहले कौन सी कंट्री में खेला गया था? जल्दी से बता दो, फिर आपकी स्टोरी को खत्म करते हैं यहाँ पर। इंग्लैंड में, इंग्लैंड में खेला गया था ना। तो क्रिकेट जो है, स्टोरी ऑफ गंटर स्टेन, तो ये थी मैम ने बताई क्रिकेट की कहानी। तो क्रिकेट सबसे पहले मैम कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था एडम, और आगे गंटर, एडम गंटर। तो ऐसा ही कुछ है, एडमंड गंटर, ऐसा कुछ स्पेलिंग था, इतना मुझे भी नहीं पता। ये स्पेलिंग है एडमंड गंटर। एडमंड गंटर उनका नाम था, उन्होंने गंटर स्टेन बनाई थी। तो ये कहानी क्रिकेट पिच से आई, और क्रिकेट जहाँ इन्वेंट हुआ इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड का बंदा था, मतलब इंग्लैंड का वर्जन था एडमंड गंटर, और उसने इस चेन को बनाया ताकि वो आप आसानी से मेजर कर सको, जिसकी लेंथ थी 22 यार्ड मतलब 66 फीट। मज़ा आया कहानी सुन के? सुनी थी पहले किसी ने ये कहानी? क्या किसी ने सुनी थी ये कहानी? तो ये कहानी पता कहाँ पूछी जाती है? अगर आप ईएससी का इंटरव्यू दोगे तो पूछी जा सकती है, मतलब इंटरव्यू में पूछी जाती है ठीक है, पेपर में नहीं पूछी जाती कि किसने क्रिकेट के टाइम पे इन्वेंट किया था इसको। चलो, अब होगी बहुत मस्ती। अब आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे अगली क्लास में हमारी चेन सर्वे में और कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना जो जो हमने पढ़ा, फिर जो डाउट होगा मैं अगली क्लास के स्टार्टिंग में ले लेती हूँ। ठीक है, नहीं सुनी तो मज़ा आया ना सुन के आज? ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट सर्वे के साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। चलो अब ब्रेक पर जाते हैं, और 8 बजे मिलते हैं, 20 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है। करें एंड अभी की सेशन को, बताइए। हाँ, करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। हाँ, 1 घंटा 1 क्रिकेट पिच के बराबर। चलो अब 8 बजे मिलते हैं। आई होप आप इस कहानी के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो गए होंगे। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अभी के सेशन को एंड करते हैं, और 8 बजे, पूरे 8 बजे आ जाना है सब लोगों ने, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।